डिस्क्लेमर, ये वीडियो मेरी नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जा रही है। जिस यूट्यूबर की उस यूट्यूबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैप्टर 34 की शुरुआत उधर से ही होती है जिधर डेक्स ने अपने चश्मिश दोस्त को बताया था कि वह भी आर्केडिया खेलता है। वो भी तब से जब आर्केडिया का बेटा वर्जन आया था। और चश्मिश डेक्स की ये बात सुनकर कुछ देर तक कुछ बोल नहीं पाता और डेक्स को बस ऐसे ही देखा जा रहा था। और उधर कुछ देर के लिए तो जैसे सन्नाटा छा गया था और फिर चश्मिश को होश आता है और वो बोलता, रुको भाई साहब, तुमने अभी क्या कहा? डेक्स? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुम डेक्स हो। और फिर चश्मिश घबराता हुआ सोचता है, बेशक मैं जानता हूं कि डेक्स कौन है। सभी कोरिया ऑनलाइन गेमर्स उस यूजर नाम को जानते हैं, वह जो हर प्रकार के गेम में नंबर 1 रैंक पर रहता है। उस बंदे का यूजर नाम डेक्स है और ऐसा नहीं हो सकता कि वह बंदा ये हो, है ना? मैं भाई साहब विश्वास ही नहीं कर सकता हूँ कि ये वही है। फिर चश्मिश थोड़ा डरता हुआ बोलता है, क्या तुम डेक्स के फैन हो? हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम डेक्स हो। लेकिन डेक्स बोलता है, नहीं, मैं सचमुच डेक्स हूँ और मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि मैं तुम्हें बता सकूं कि मैं डेक्स हूँ, क्योंकि मैंने अपने सभी अकाउंट्स को डिलीट कर दिया है। और चश्मिश डेक्स की ये बात सुनकर डेक्स के सिंक्रोनाइजेशन रेट के बारे में सोचता है जो 92.89 था। और फिर चश्मिश को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो डेक्स के सामने झुक जाता है और बोलता है, बस इतना प्रूफ काफ़ी है। लेकिन डेक्स उसे उसके सामने झुकता देखकर बोलता है, क्या हुआ? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? लेकिन चश्मिश झुके हुए ही चिल्लाता हुआ बोलता है, प्लीज़ मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ दे दो, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और भाई साहब डेक्स तो ये बात उसके मुंह से सुनकर हैरान हो जाता है और बोलता है, अबे अबे ये कौन सा नया बवासीर है तुझे? उसके बाद हमें बताया जाता है कि डेक्स को उस चश्मिश जेगुन को शांत करने में बहुत ज़्यादा समय लगा। उसके बाद हमें एक नए प्लेस का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम वैली ऑफ कोल्ड हार्ट था। उधर जाने के लिए कम से कम प्लेयरों को 85 लेवल की जरूरत होती है। और उस वैली के अंदर एक बहुत बड़ा स्नेक मोस्टर को दिखाया जाता है और उसके अलावा उधर और भी छोटे छोटे मोस्टर थे जिनसे कुछ प्लेयर लड़ रहे थे। लेकिन कुछ तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको उन मोस्टर ने चारों तरफ से घेर रखा है। और चारों तरफ से घिर जाने के बाद वह पिंक हेयर वाली लड़की बोलती है, अरे यार, यह मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा मोस्टर है। लेकिन तभी वो ब्लैक आर्मर वाला लड़का बोलता है, सब लोग शांत हो जाओ, अगर हम यहाँ मर गए तो हमें एडिशनल डेथ पेनल्टी मिलेगी। और आखिर में वह जो येलो कलर के बाल वाला लड़का होता है वो बोलता, आखिर वह नेक्रोमेंसर कहाँ है जिसने हमें भीड़ को हटाने के लिए कहा था? और तभी हमें एक पर्पल कलर का मैजिक सर्कल दिखाई देता है जिसमें कुछ पर्पल कलर की रोशनी हवा में उड़ती हुई दिखती है। और तभी हमें एक वाइट बालों वाली लड़की दिखती है और इसने ही वह मैजिक सर्कल बनाया था। और वह एक स्पेल बोलती है, डार्क स्वर्म। और जैसे ही वह ये मैजिक स्पेल बोलती है, बहुत सारे मेढक जो कि उस अनडेड की तरह लग रहे थे जैसे डेक्स ने पहले समन किया था, उस मैजिक सर्कल से निकलकर उस बड़े से स्नेक मोस्टर पर चढ़ने लगते हैं, जिससे वह स्नेक मोस्टर दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। और फिर वह स्नेक मोस्टर पर्पल कलर की रोशनी से ढक जाता है, पर वह फिर भी दर्द में चिल्ला रहा था। और उधर खड़े हुए प्लेयर उस मोस्टर को ऐसे दर्द में चिल्लाते हुए देख रहे थे। और फिर वह येलो हेयर वाला बंदा बोलता है, वाह, क्या ब्लैक में सच में इतना ज्यादा ताकतवर होते हैं? क्या वो सच में उन सभी मोस्टर को एक ही अटैक में मार सकती है? लेकिन तभी उसके साथ जो वह लड़की खड़ी होती है वह बोलती है, अरे बेवकूफ, ऐसा नहीं है। क्या सच में तुम्हें लगता है कि सभी ब्लैक मेज इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं? वह इस गेम की नंबर 1 ब्लैक मेज है जिसे दी ब्लैक फ्लेम ड्रैगन ऑफ डार्कनेस कहा जाता है। और गाइस, मैं ये बताना भूल गया था कि वह स्नेक मोस्टर जलकर मर गया था। और फिर वह ब्लैक मेज उन प्लेयर से बोलती है, तुम लोगों का शुक्रिया उस मोस्टर का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए। लेकिन तभी जो येलो हेयर वाला बंदा था वह ब्लैक मेज से बोलता है, मुझे पता था कि आप सचमुच इनक्रेडिबल है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि आप एक रैंकर भी है। मुझे माफ करना कि मैं पहले ये नहीं पहचान पाया कि आप कौन है। पर वह ब्लैक मेज बोलती है, कोई बात नहीं, वह ऐसे भी बड़े बड़े गुफाओं में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती, और अगर तुम लोगों का लेवल भी हाई हो जाएगा तो तुम लोग भी ऐसे ही मैजिक करने में सक्षम हो जाओगे। और तुम लोगों ने भी तो उस मोस्टर को मारने में मेरी मदद करी थी। और भाई वह लोग उसकी बात सुनकर सोचते हैं, भाई ये कितनी दयालु है। और वह ब्लैक मेज अपनी बातें आगे कंटिन्यू करती हुई बोलती है, और तो तुम लोग मेरी और मदद करोगे ना बाकी मोस्टर को बाहर निकालने में? और वो लोग बोलते, हाँ बिल्कुल। लेकिन तभी वह येलो हेयर वाला बंदा उस ब्लैक मेज से बोलता है, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ और मुझे आपसे कुछ पूछना भी है। क्या आपने उन मोस्टर को मारने के लिए अपना सारा मैजिक पावर यूज कर लिया है? क्या आपको अपनी मैजिक पावर फिर से रिकवर करने के लिए थोड़ा समय नहीं चाहिए? और अगर हम उन मोस्टर को फिर से बाहर निकाल देंगे तो क्या आप फिर से अपनी पावर यूज कर पाएंगी? उसकी बातें सुनकर वह ब्लैक मेज सोचने लगती है और सोचते हुए बोलती है, जितनी देर में तुम लोग सारे मोस्टर को बाहर निकालोगे उतनी देर में मेरा कूल डाउन खत्म हो जाएगा और मुझे नहीं लगता कि मुझे और कोई प्रॉब्लम होगी। और उस ब्लैक मेज की बातें सुनकर वह येलो हेयर वाला बंदा एकदम से चौंक जाता है और बोलता है, क्या इतनी जल्दी? और फिर वह सोचने लगता है, क्या एक सुपर हाई डैमेज वाला स्किल और उसका कूल डाउन टाइम इतना कम?
तो ब्लैक मेज हाई लेवल पे पहुंचने के बाद इतना ज़्यादा पावरफुल होते हैं और इतना ज़्यादा हाई लेवल पे पहुंचने के लिए इन्होंने पता नहीं कितनी ज़्यादा मुश्किलों का सामना किया होगा। इसलिए लोग कहते हैं कि जब आप किसी ब्लैक मेज को अपने पार्टी में ले लेते हो तो आपकी शक्ति बढ़ जाती है। उसके बाद हमें उस ब्लैक मेज को दिखाया जाता है जो कुछ गोलम के सामने खड़ी थी और अपना मैजिक यूज कर रही थी और अपना मैजिक यूज करते हुए उन गोलम को एक ही बार में मार देती है। उसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर वह ब्लैक मेज को बोल रहे थे, हमारा लेवल अप करवाने के लिए आपका शुक्रिया और हमें आपके साथ हंट पर आके बहुत मजा आया और हम आगे चलकर और ज्यादा ताकतवर बनेंगे ताकि अगली बार हंट पर हम आपकी मदद कर सके। वह ब्लैक मेज उनकी बात सुनकर खुश होते हुए बोलती है, नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, तुम सबने भी मेरी बहुत ज्यादा मदद किया है, जबकि ये तो एक नॉर्मल पार्टी हंट था। उसके बाद वह सारे प्लेयर उधर से बाय बोलते हुए जाने लगते हैं और वह ब्लैक मेज भी उनको बाय बोलते हुए काफी खुश लग रही थी। उसके कुछ समय बाद हमें वैली ऑफ कोल्ड हार्ट के अंदर दिखाया जाता है जहां ब्लैक मेज बहुत ज्यादा बोर हो रही थी और अपने स्टेटस विंडो को स्क्रॉल करते हुए सोच रही थी, क्या यार मैं बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ, क्या कोई इंटरेस्टिंग चीजें नहीं हो रही है क्या इस गेम में। लेकिन तभी उसके सामने एक स्क्रीन पॉपअप होती है जिसमें उसे एक क्वेस्ट मिलता है जिसमें लिखा था, पूरे मारूम किंगडम में एक अशुभ अफवाह फैल गई है। ऐसी अफवाह है कि डूक ब्रहन जो मारूम किंगडम में एक शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति था उसे एक इवल ब्लैक मेज ने अपने हाथों से बहुत ही बुरी तरह से मार दिया है। आप जांच करें कि क्या यह अफवाह सच है और उस ब्लैक मेज की असली आइडेंटिटी का पता लगाए और अभी आपका इनाम अननोन है। और ये क्वेस्ट देखने के बाद वह ब्लैक में सोचती है, डूक ब्रहन वह तो एक बहुत ही बड़ा एनपीसी था और उसने मुझसे पहले भी बात किया था, लेकिन अब वो मर चुका है। और फिर वह उधर ही जमीन पर बैठी हुई और अपने स्टेटस विंडो को देखते हुए सोचने लगती है, हालांकि ये बहुत ज्यादा मजेदार है लेकिन उसकी आइडेंटिटी ऐसी है जिसे आर्केडिया कम्युनिटी भी नहीं जान पाई, तो मैं क्या घंटा ढूंढ पाऊंगी और अकेले तो बिल्कुल भी नहीं होगा। चलो फिर इस क्वेस्ट को ऐसे ही रहने देते। हालांकि मैं ये सोच रही हूँ कि इतना बड़ा कांड किसने किया होगा और अगर ये कांड आर्केडिया के ऑपरेटर्स के द्वारा नहीं किया गया है और ये इतना बड़ा कारनामा किसी यूजर द्वारा किया गया हो तो। लेकिन फिर वह फनी सा चेहरा बनाकर बोलती है, अजी घंटा ये किसी सिंगल यूजर के बस की है, जबकि मेरे जैसे एक रैंकर के लिए भी ये करना नामुमकिन है, तो कोई सिंगल यूजर इसे कैसे कर सकता है। लेकिन तभी अचानक से उसके सामने कुछ स्क्रीन पॉपअप होने लगती है जिसे देखकर वह चौंक जाती है और उन विंडो में लिखा था एक्ट 1 ए फॉरगेटन डार्कनेस ब्रेविंग। उसकी रिक्वायरमेंट के लिए जो लिंक क्वेस्ट थी वह अब मिल गई है और उस लिंक से जो क्वेस्ट आया है वह है विच हंट। विच हंट के लिए मेन प्लेयर की सिलेक्शन हो गया है जो है रैंकिंग नंबर 1 ब्लैक मेज ब्लैक फ्लेम ड्रैगन ऑफ डार्कनेस और उसे लिंक क्वेस्ट दे दिया गया है और वह उस क्वेस्ट को देखकर चौंक जाती है और बोलती है, अबे ये क्या बकवास है, ये साले गेम वाले अचानक से मेरी लेने पर क्यों लग गए हैं। उसके बाद हमारा सीन चेंज हो जाता है और हमें डूक ब्रहन के मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहां डीमन किंग और एले को दिखाया जाता है। डीमन किंग चिल्लाता हुआ बोल रहा था, मास्टर आखिरकार आप वापस आ गए, आप क्या कर रहे थे, यहाँ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। और एले खुश होते हुए बोल रही थी, तुम वापस आ गए डेक्स, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही, तुम मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा देर से वापस आए हो। फिर डीमन किंग बोलता है, मेरी बात सुनिए मास्टर, आपके जाने के बाद इधर होली एम्पायर के कमीने लोगों ने हमला बोल दिया था, शायद उनके अंदर हिम्मत नहीं है कि आपके होते हुए हमला कर सके, इसीलिए। और एले बोल रही थी, छी वह होली एम्पायर भी ना, हालांकि उन्होंने डेक्स के अनडेड को सिर्फ शुद्ध किया है, लेकिन यह गॉड की आस्था के तहत काम करने वाले लोगों का न्याय के लिए किया गया कार्य था। लेकिन डेक्स बोलता है, अरे तुम दोनों थोड़ा धीरे धीरे और एक एक करके बोलो ना, ऐसे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम दोनों लोग क्या बोल रहे हो। डेक्स की बात सुनकर डीमन किंग तेजी से चिल्लाता हुआ बोलता है, मास्टर मुझे लगता है कि आपने लीच आर्गेमर की पावर का यूज करके साथ गलत किया है, क्योंकि उसने मानव वर्ल्ड में ऐसी गड़बड़ी पैदा कर दिया है कि कोई भी मनुष्य चुपचाप ऐसे ही बैठकर नहीं देख सकता। एले बोलती है, हाँ डेक्स, मैं उस घटिया चमगादड़ की बात से कुछ हद तक सहमत हूँ और लीच आर्गेमर तो हेवन में भी ब्लैक लिस्ट में आता है। वह एक ऐसा डीमन है जिसने आर्केडिया इतिहास में अपना नाम रच दिया था, यहाँ तक कि वह जो फाउंडेशन पावर का यूज करता है वह भी उन कमीने डीमन वर्ल्ड के लोगों की पावर है। मैं इसका यूज करने के लिए बिल्कुल भी हाँ नहीं बोल सकती। लेकिन डीमन किंग उसकी बात सुनकर उस पर चिल्लाता हुआ बोलता है, क्या कहा तुमने अभी, किसको कमीना बोल रही हो तुम साइकोपैथ मुर्गी कहीं की, मेरा बस चलता कि मैं तुम्हें भूज कर ही खा जाता, समझी। लेकिन एले बोलती है, अरे तुमने क्या बोला साइकोपैथ, तुम्हारी तारीफ के लिए शुक्रिया, अगर तुम जैसे घटिया डीमन का भी मेरे जैसे विचार होते हैं तो मुझे घूसबम आ जाते हैं। और एले की बात सुनकर डीमन किंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वह बोलता है,
अरे ओ मुर्गी, तुम्हें क्या लगता है मैं अब अच्छा बन गया हूँ? और क्या इसीलिए तुम ऐसी बकवास कर रही हो? क्या तुम फिर से लड़ना चाहती हो? और एले बोलती है, आ जाओ ट्राई कर लो, वैसे भी तुम्हारी एक हार है और मेरी एक जीत है, समझे? फिर से वही होगा कमीने शैतान। और भाई ये दोनों तो हमेशा ही लड़ने मनने पर ही लगे रहते हैं। और उसके बाद वह दोनों लड़ने लग जाते हैं और डीमन किंग बोलता है, ले ले पेट में खा, ले घुसा। और एले बोलती है, ले ले पिछवाड़े पे खा लात। और डेक्स उन दोनों को ऐसा लड़ता देखकर बोलता है, क्या यार इनका एक भी दिन शांति से नहीं गुजरेगा क्या? ये हमेशा कुत्ते और बिल्ली की तरह हमेशा लड़ते रहते हैं। उसके बाद डेक्स सोचने लगता है, कुछ भी हो, उन्होंने मुझे जो बताया उसके आधार पर चीजें मेरे प्लान के अनुसार चल रहा है। और मैंने यहाँ कुछ अनडेड छोड़ने के लिए जो पॉसिबिलिटी का यूज किया था वह एकदम सही फैसला था। ठीक है, तो फिर उस ग्रेट विलेन के बारे में जिसने इतिहास रचा था, लीच आर्गेमर, चलो उसके बारे में अब पूरी दुनिया को सही से बताया जाए कि वो कौन है। और फिर डेक्स स्माइल करता हुआ बोलता है, मैं तो उन अच्छे हीरोज के बारे में सोच रहा हूँ, उनका रिएक्शन कैसा होगा ये सब जानकर। उसके बाद हमें होली एम्पायर का सीन दिखाया जाता है जहां पर होली नाइट एगुडिल, पोप एमिन और सेंटेस सिल्विया के सामने झुका हुआ था और उनसे डूक ब्रहन की टेरिटरी का जो हाल था वह बता रहा था। पोप एमिन उसकी बात सुनकर बोलते हैं, अच्छा ऐसा हुआ है उधर। फिर आगे होली नाइट एगुडिल बोलते हैं, डूक ब्रहन की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमें यह पता चला है कि उधर जो सब कुछ हुआ है उसका कल्प्रिट निश्चित रूप से लीच आर्गेमर था। और ये सुनकर सेंटेस सिल्विया बहुत ज्यादा डर जाती है और पोप एमिन अपने सर को पकड़ते हुए बोलते हैं, अच्छा तो सारा मामला ये था। फिर वो सोचने लगता है कि हम होली एम्पायर ने स्वयं को महाद्वीप के राजनीति के मामलों से खुद को दूर रखा था, क्योंकि ऐसा करने का कारण गॉड की शिक्षा थी जिसने हमें उनसे प्रेम करने को कहा है। जो लोग अज्ञानी हैं उन्हें स्वयं ज्ञान प्राप्त करना और पश्चाताप करना और उनका नेतृत्व करना की अनुमति देना है। लेकिन अंत में उन ईवल लोगों के समूह ने एक बार फिर से वर्ल्ड में केओस ला दिया है। स्वर्गीय तलवार एगुडिल, मैं तुम्हें गॉड के तरफ से ऑर्डर देता हूँ। एगुडिल अपने सर को झुकाए हुए बोलता है, हाँ आपका ऑर्डर ही मेरा कमांड है। पोप एमिन आगे बोलते हैं, मैं होली एम्पायर के पोप के रूप में मेरे अथॉरिटी के साथ मैं चाहता हूं कि तुम न्याय करो और इस भूमि पर मौजूद सभी ईवल को मार कर दूर भगा दो और पूरे एम्पायर को उसके इस सच्चाई के बारे में बता दो। और होली नाइट एगुडिल बोलता है, हाँ महामहिम। और वो सोचने लगता है ये फिर से शुरू हो रहा है अच्छाई और बुराई के बीच युद्ध। उसके बाद हमें आई हुई एक क्वेस्ट को दिखाया जाता है जिसमें लिखा था, लिंक क्वेस्ट एक्ट 1 ए फॉरगेटेड डार्कनेस ब्रेविंग बीच हंट। लीच आर्गेमर वह दुष्ट जिसने अतीत में महाद्वीप को डार्कनेस से प्रदूषित किया था, उसके रिवाइवल के निशान एक बार फिर से खोजे गए हैं और इसलिए महाद्वीप पर हर किसी ने बुराई के इस अवशेष पर न्याय की सजा देने के लिए हाथ मिलाया है। आगे बढ़े और मदद करे। जीतने के लिए कंडीशन है, होली साइड की कंडीशन है, विलन को जज करो और लीच आर्गेमर को मार गिराओ। और ईवल साइड की जो कंडीशन है वह अभी अननोन है और अभी आप ईवल साइड की तरफ से आपको चुना गया है। और ये जो क्वेस्ट आया हुआ था उसे हमारी ब्लैक मेज देख रही थी और उसे ही ईवल साइड की ओर से चुना गया था और जिसे वो देखकर हैरान थी और बोल रही थी, साला ये गेम वाले आज लगता है मेरी मार के ही मानेंगे। और गाइस ये चैप्टर डेक्स की एक प्यारी सी स्माइल के साथ खत्म हो जाती है। चैप्टर 35 की शुरुआत उधर से ही होती है जिधर पिछला चैप्टर खत्म हुआ था, जहां एक क्वेस्ट आया था विच हंट और वह क्वेस्ट हमारी ब्लैक मेज को भी आ गया था, जिसे देखकर वह बहुत ज्यादा हैरान थी और बोल रही थी ये सब क्या है। उसके बाद हमें बताया जाता है आर्केडिया में हुए लास्ट ग्रेट होली डेमनिक वार में दो ग्रुप थे, पहला होली साइड और दूसरा इविल साइड। दोनों साइड के बीच एक दूसरे के साथ बहुत खराब संबंध है। हालांकि ये एक प्रकार का रोल प्लेइंग है जिसको गेमर बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। उसी के बीच में हमें कुछ कमेंट के बारे में बताया जाता है जो उस क्वेस्ट के आने के कारण लोग कर रहे थे। उस कमेंट में इविल साइड और होली साइड के लोग आपस में कमेंट करके लड़ रहे थे। लेकिन आपको अगर कमेंट को पढ़ना है तो वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं और हम लोग स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। और हमें आगे बताया जाता है कि यह भी एक तरह की लड़ाई थी जो गेम में उनके साइड के कारण स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हुआ था। और वह ऐसे भी गेम में यूजर के बीच लड़ाई तो हमेशा होती रहती है और कई बार तो स्थिति और भी बदतर हो जाती है, पर यह भी ठीक है। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऑल आउट वार के लिए, मतलब कि इविल साइड और होली साइड के लड़ने के लिए कोई कारण नहीं था, लेकिन लड़ाई इसलिए हो रही थी क्योंकि
उस क्वेस्ट के साथ उनको कुछ नियम दिए गए थे जिसका उन्हें पालन करना था। मतलब कि दोनों साइड को लड़ने के लिए नियम बनाए गए। शहर के भीतर पीके प्लेयर को आना मना है और ये नियम शुरुआती लोगों के लिए एक बेहतर आर्केडिया बनाने के लिए बनाया गया था। और जब कोई इस नियम को तोड़ता है तो वो सिक्योरिटी ट्रूप्स एनपीसी के वांटेड लिस्ट में शामिल हो जाएगा और अब फाइट के लिए एक रीजन है। पर जो नियम थे वो तब गायब हो गए जब अचानक से एक अलर्ट मैसेज पॉपअप हुई और जो अलर्ट मैसेज था, होली पोप ने घोषणा की है कि सभी ईवल का न्याय गॉड के नाम के अंतर्गत किया जाएगा और अब शहर के भीतर पीके प्लेयर पर जो प्रतिबंध था उसे स्थायी रूप से हटा दिया गया है। इससे भी बुरी बात यह है कि जो पावर का बैलेंस था वो पूरी तरह से बिगड़ गया है। उसके बाद हमें बर्फीले पहाड़ का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारी ब्लैक मैच पहाड़ों पर अपनी स्टेटस स्क्रीन को देखते हुए और चलती हुई जा रही थी और सोच रही थी 50 मिलियन वोन, ये दक्षिण कोरिया की जनसंख्या के लगभग बराबर है। क्या वह लोग ईवल साइड में सभी लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हैं? और फिर वह उस क्वेस्ट को देखती हुई बोलती, ये कैसी बकवास क्वेस्ट है, क्या ये गेम वाले पागल हो गए हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ समय के लिए टाउन के अंदर ही रहना होगा। और वह ब्लैक मैच टाउन के अंदर जाने के लिए निकल जाती है, पर जैसे ही वो टाउन के गेट के अंदर अपना पैर रखती है वैसे ही एक रेड कलर की स्क्रीन पॉपअप होती है जिसमें लिखा था ये एक पीके जोन है, अगर आप फाइट नहीं करना चाहती तो प्लीज जल्दी से इस इलाके को छोड़ दीजिए। और वह उस अलर्ट मैसेज को देखकर हैरान थी और सोच रही थी, क्या ये एक पीके जोन है? ये कब हुआ? और क्या जो टाउन में पीके प्लेयर का ना आने का नियम था क्या वो खत्म हो गया है? उस स्थिति में वह टाउन जहां लोग इकट्ठे होते हैं वह वास्तव में खतरनाक हो सकता है। और फिर एक होली नाइट को दिखाया जाता है जो किसी को मार रहा था, नहीं मार दिया था, और फिर उसको कुछ नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जिसमें लिखा था पहला फैसला हो गया है और आपने एक ईवल को मार गिरा है। होली ऑर्डर आपकी महान उपलब्धि का विटनेस है और ईवल का न्याय खत्म होने के बाद आपको अपने योगदान के लेवल के आधार पर एक स्पेशल रिवॉर्ड दिया जाएगा। और वह होली नाइट इस नोटिफिकेशन को देखकर खुश हो रहा था और हंसता हुआ बोल रहा था, वाह क्या एक रिवॉर्ड मिलेगा। और फिर एक खतरनाक सी शक्ल बनाकर बोलता है, अब तो और भी मजा आएगा सांबा, अब तुम गिनना कितने आदमी थे। के बाद हमें ब्लैक मैच को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा हैरान थी या शायद घबरा रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके सामने बहुत सारे लोग थे जो उसे घेरे हुए थे और ब्लैक मैच उनसे बोलने की कोशिश कर रही थी, अरे तुम लोग 1 मिनट रुको, चलो पहले हम बात करते हैं। लेकिन तभी एक एनपीसी जो सिक्योरिटी ट्रूप्स का था जिसका नाम कलजान था वह चिल्लाता हुआ बोलता है, एक ईवल ब्लैक मैच हमारे टाउन में घुस गई है, उसे तुरंत मार डालो। और हमारी ब्लैक मैच उसकी बात सुनकर घबराते हुए सोचती है, यहाँ तक कि एनपीसी भी ऐसे अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं, अब बात करने से काम नहीं चलेगा। और वह सारे एनपीसी उस पर अटैक कर देते हैं। वह घबरा कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अब भाई तुम लोग ये मत सोचना कि तुम में से कोई उसे जाके इस मुसीबत से उसे बचा लेगा और वह तुम्हारे प्यार में गिर जाएगी। ना बेटा ना, ऐसा नहीं होगा। और तभी वह अपना एक अटैक यूज करती है, डार्क स्वैम, जिससे वह सारे एनपीसी उस अटैक से मारे जाते हैं और उसे बहुत सारी रेड नोटिफिकेशन आने लगता है जिसमें लिखा था आपने टाउन गुएल की सिक्योरिटी ट्रूप्स को मार डाला है। गुएल में सभी एनपीसी अब आपके दुश्मन बन गए हैं, अब बाकी सिक्योरिटी ट्रूप आपके पीछे पड़ गए हैं। अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपको एक्स्ट्रा डेथ पेनल्टी दिया जाएगा, प्लीज इसका ध्यान रखना। और आपने एक प्लेयर को भी मार डाला है और इसीलिए अब आप एक रेड प्लेयर बन गए हैं। और फिर हम ब्लैक मैच को देखते हैं जो अपने एक अटैक से उन सिक्योरिटी ट्रूप्स को मार चुकी होती है और उसके सामने बहुत सारी नोटिफिकेशन आई होती है। और फिर वह हाफती हुई खुद से बोलती है कि मेरे पास उनको मारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन तभी उसके पीछे से लोगों की चिल्लाने की आवाज आने लगती है जो बोल रहे थे, ईवल ब्लैक मेज ने अपना असली रंग दिखा दिया है, चलो अब हम सभी ईवल लोगों को एक ही बार में खत्म कर देते हैं। उस पागल ब्लैक मेज ने अभी अभी एक एनपीसी को मार डाला है, क्या वो पागल हो गई है? क्या वो नंबर 1 ब्लैक मेज नहीं थी? और ऐसे ही उस टाउन के लोग बोलते हुए उसकी तरफ आ रहे थे और उनको अपनी तरफ आते हुए देखकर वह ब्लैक में चौंक जाती है और खुद से बोलती है, मेरे पास अब इस टाउन को छोड़कर भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और उसको भागते देखकर वह लोग चिल्लाने लगते, देखो वो भाग रही है, जल्दी से उसे पकड़ो। उसके बाद हमें कुछ आती हुई नोटिफिकेशन को दिखाया जाता है जिसमें लिखा था एक लिंक क्वेस्ट आया है, विच हंट आपके इस क्वेस्ट के मेन प्लेयर के रूप में चुना गया है। आपको ईवल साइड और होली साइड के बीच किसी एक साइड को चुनना है और उसमें अपनी भूमिका निभानी है। और वह विच हंट क्वेस्ट मतलब जो अभी क्वेस्ट था विच हंट, वो डेक्स को भी आया था जिसे डेक्स देखकर हैरान होकर बोलता है, ये क्या है?
लेकिन उससे भी ज्यादा तो डीमन किंग हैरान था, जो उस क्वेस्ट को देखकर बोलता है ये बकवास फिर से हो रहा है, इसलिए तो मैंने आपको कहा था कि हद से ज्यादा मत करिए। उसकी बात सुनकर डेक्स बोलता है क्या मैंने हद से ज्यादा कर दिया, और ये सब चीजें मैंने इसलिए नहीं करा था क्योंकि मैं ये चाहता था, मैंने तो ये इसलिए करा था क्योंकि मुझे क्वेस्ट आया था, क्वेस्ट के रिवॉर्ड के लिए करा था। डीमन किंग डेक्स की बातें सुनकर अजीब सा मुंह बनाता हुआ सोचता है क्या मास्टर सच में एक साइकोपैथ है। और फिर डीमन किंग परेशान होता हुआ सोचता है अरे यार मैंने तो बस मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है, मुझे तो मास्टर को लीच आर्गेमर की शक्ति इस्तेमाल करने पर रोकना चाहिए था। अगर ये पागल मुर्गी नहीं होती तो मैं इतना आगे तक नहीं जाता, ये सब इस कमीनी मुर्गी की वजह से हुआ है। और तभी डीमन किंग को कुछ आइडिया आता और वह सोचता है अरे हाँ ये कमीनी मुर्गी। और फिर वह एले से बोलता है हे एले तू इस सिचुएशन को क्यों नहीं संभालती और अपने असली रूप में आकर उनके पास जाकर बताओ कि वह सब इतना आगे तक ना जा। डीमन किंग की बात सुनकर एले अपनी तरफ उंगली करती हुई बोलती है और आखिर मैं ये सब क्यों करूं। डीमन किंग उस पर चिल्लाता हुआ बोलता है क्यों, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि क्या हो रहा है, एक युद्ध छिड़ने वाला है, तुम सिर्फ इसलिए इस मुसीबत में तो नहीं गुजरना चाहोगी क्योंकि हमारे मास्टर ने हमारी शक्तियों का इस्तेमाल किया है। और क्या एक एंजल का ये काम नहीं होता कि वो लोगों के बीच होने वाले खून खराबे को रोके। लेकिन एले तो एक डरावनी सी शक्ल बनाकर बोलती नहीं ये सब तो एकदम परफेक्ट है और हम तो इस मौके का फायदा उठाएंगे और सारे इवल लोगों को एक ही बार में मिटा देंगे। मैं तो खुद बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ इस चीज का होने का। और भाई डीमन किंग तो उसकी बात सुनकर सदमे में चला जाता है और सोचता है ये कमीनी सच में पागल है। और तभी एक और स्क्रीन पॉपअप होती जिसमें लिखा था पोप का मार्शल लो, ईवल का न्याय करने के लिए हम अपना सब कुछ बलिदान कर देंगे, भले ही इसका मतलब हो कि पूरे महाद्वीप को खून से रंगना पड़े, हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक गॉड का न्याय कायम नहीं हो जाएगा। डेक्स उस मैसेज को देखकर बोलता है अरे ये वाकई बहुत ज्यादा आगे जा रहे हैं, ये आसानी से खत्म नहीं होगा। डीमन किंग भी इस मैसेज को देखकर परेशान हो जाता है और फिर डेक्स पर चिल्लाता हुआ बोलता है मास्टर आपको इसकी जिम्मेदारी लेना होगा, ये सब आपकी ही गलती है, मेरे साइड के लोग मरने वाले हैं क्योंकि आपने लीच आर्गेमर की शक्तियों का इस्तेमाल करके बहुत बड़ी गड़बड़ पैदा कर दिया है। अगर आप इसका कुछ नहीं करोगे तो मैं आपको अपनी शक्ति फिर कभी नहीं दूंगा। डेक्स उसकी बात सुनकर अजीब सा मुंह बनाकर बोलता है टैन तुम आज बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार कर रहे हो। फिर डेक्स सोचने लगता है वैसे वो गलत नहीं है और मैंने जितना सोचा था ये उससे भी बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है, लगता है मुझे अब इसके लिए कुछ करना ही पड़ेगा। और उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो गेम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और फिर डेक्स एले से बोलता है एले क्या तुम ये सब ठीक करने में मेरी मदद कर सकती हो। और एले उस बात पर बोलती है कि मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, ये सब तो इंसानों द्वारा लिया गया फैसला है, मेरा इसमें शामिल होना मुश्किल होगा। पर डेक्स अपने स्टेटस विंडो को ओपन करता हुआ बोलता है जैसे कि देखो ये वाला हिस्सा है जिसमें ईवल को जज करना है, वो सभी 5 करोड़ लोगों को ऐसे ही मार देंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो सभी ने अपराध किया हो और मुझे नहीं लगता कि उनको इसलिए मार दिया जाना चाहिए क्योंकि वो लोग ब्लैक मेज है। क्या शुरू से ही एक कहावत नहीं है कि पाप से घृणा करो पापी से नहीं, निर्देशों का खून बहाना सही नहीं होगा। और अगर तुम मुझ पर यह एहसान करोगी तो मैं तुम्हें इसके बदले पॉसिबिलिटी भी दूंगा, ठीक है। और भाई साहब जैसे ही वो पॉसिबिलिटी का नाम सुनती है वो थोड़ा चौंक जाती है और फिर खुश होते हुए बोलती है वेल चूंकि मैं आपकी गार्डियन एंजल हूँ इसलिए मैं आपके रिक्वेस्ट को इग्नोर नहीं कर सकती, ठीक है मैं कुछ करती हूँ। डेक्स और डीमन किंग उसको पॉसिबिलिटी के नाम सुनकर ऐसे बोलते देखकर अजीब सा मुंह बनाते हुए बोलते हैं हाँ मैं खुश हूँ कि तुम मेरी मदद करने वाले हो। लेकिन उसका उल्टा डीमन किंग तो गुस्सा होता हुआ बोलता है ये कमीनी कुतिया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसे 1500 पॉसिबिलिटी मिल गए है और वह पॉसिबिलिटी लेने के बाद बोलती है ठीक है फिर मैं जाती हूँ और अभी जाके आती हूँ। और उसके बाद हमें होली एम्पायर का सीन दिखाया जाता है जहां पर एले अपने असली रूप में प्रकट हुई होती है, जिसे उधर वह लोग देखकर हैरान होते हैं। और सेंटे सिल्विया एला को देखकर खुश हो रही थी और एले उनको बोलती है कि और अब मैं आप सभी को गॉड का मैसेज सुनाऊंगी, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद हमें कुछ आती हुई नोटिफिकेशन को दिखाया जाता है जिसमें लिखा था लिंक क्वेस्ट बिच हंट क्वेस्ट के डिटेल में कुछ चेंज किया गया है, प्लीज चेंज का रिव्यू करिए। और डेक्स उसे देखने के लिए खुश हो रहा था। डीमन किंग भी बोलता है मास्टर मुझे भी देखने दीजिए। लेकिन जैसे ही डीमन किंग वह देखता है और वह चौंक कर बोलता है ये क्या बकवास है। और डेक्स भी यह देखकर बोलता है क्या सच में ऐसा हुआ है। और भाई साहब ये चैप्टर इधर खत्म हो जाता है। चैप्टर 36 की शुरुआत उधर से ही होती है जिधर
पिछला चैप्टर खत्म हुआ था, एले के कारनामे के कारण जो विच हंट क्वेस्ट में चेंज हुआ था उसे डीमन किंग और डेक्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए देखने लगते हैं। और जैसे ही डीमन किंग और डेक्स उस क्वेस्ट को देखते हैं, डीमन किंग उसे देखकर हैरान होकर बोलता है, ये क्या बकवास है। और डेक्स भी उस स्क्रीन विंडो को देखता हुआ बोलता है, रुक जाओ, क्या ये सच में हो रहा है। और तभी एले उधर वापस आ जाती है वह सब कांड करने के बाद, और वह बहुत ज्यादा खुश होते हुए बोलती है, मैं वापस आ गई हूँ डेक्स, जैसा मैंने सोचा था उन छोटे छोटे भेड़ों ने मेरी बात सुन ली। हे मैंने तुम्हें कहा था ना कि एंजल हमेशा सच बोलते हैं। लेकिन भाई साहब उधर तो डेक्स और डीमन किंग का तो उस स्टेटस विंडो को देखकर पूरा मूड ही खराब लग रहा था, दोनों का मुंह उतर गया था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एले ने क्या चेंज करवाया है। होली एम्पायर जाने के बाद एले ने जो ईवल को जज करने वाला होली साइड का विन का कंडीशन था उसमें से सिर्फ 100 लोगों को कम करवा दिया था, जिसे देखकर डीमन किंग गुस्सा करता हुआ बोलता है, क्या ये तो सिर्फ 100 से कम हुआ है। और डेक्स का तो मुंह उतरा हुआ लग रहा था और वह भी बोलता है, हमारे साथ धोखा हुआ है, मुझे पता था कि पॉसिबिलिटी की कीमत कुछ ज्यादा ही कम थी। लेकिन उन दोनों का उल्टा। एलो तो खुश होते हुए बोलती है, क्यों, ये अच्छा नहीं है, अब 100 लोगों की जान बच गई है, तुम्हें पता है ये कितनी खुशी की बात है, तुम्हें क्या लगता है, क्या अब ये पहले से ज्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन तभी डीमन की गुस्से में एले पर चिल्लाता हुआ बोलता, अरे वो कमीनी मुर्गी, ये तूने क्या किया, क्या आज तू मुझसे लड़ना चाहती है। बेचारी एले उसकी बात से थोड़ा घबराते हुए बोलती है, ओ माए, मैंने तो सब ठीक करने की कोशिश की, फिर भी तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो, क्या इसलिए कहते हैं कि जो डेविल होते हैं वो सच में बहुत बुरे होते हैं। लेकिन फिर डीमन किंग उस पर चिल्लाता हुआ बोलता है, किस बात का समझौता, ये तो बेइज्जती है मेरी, तू साइकोपैथ कहीं की मुर्गी। और फिर वह दोनों लड़ने लग जाते हैं और हमारा डेक्स परेशान होता हुआ बोलता है, यार किस पागल ने इस गेम में एंजल को डिजाइन किया है। और फिर डेक्स सोचने लगता है, कुछ भी हो, सच्चाई तो ये भी है कि ये भी मुमकिन हो सकता है, ये काम सच में आसान नहीं है, शुक्र है कि मेरे पूरे 1500 पॉसिबिलिटी बेकार नहीं गए। और डेक्स खुश होता हुआ सोचता है, उसकी वजह से मेरे पास एक बढ़िया आइडिया आया है। और फिर उन दोनों को आवाज मारता हुआ बोलता है, रुको टैन, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। लेकिन उधर तो वह दोनों एक दूसरे को मार रहे थे। एले ने तो अपने हाथों से डीमन किंग का कॉलर को पकड़ रखा था और भाई देखने में दोनों बड़े मस्त लग रहे थे, मतलब फनी लग रहे थे। और डीमन किंग उसी हालत में बोलता है, क्या हुआ मास्टर। और डेक्स बोलता है, तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें इविल साइड की मदद करना है ना, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है उनकी मदद करने के लिए। और डेक्स की बात सुनकर डीमन किंग डेक्स को परेशान होता हुआ देखता है कि अब मास्टर क्या करने की सोच रहे हैं। उसके बाद हमारा सीन चेंज हो जाता है और हमें ब्लैक मेज को दिखाया जाता है, जो भागते भागते एक पहाड़ के किनारे आ चुकी थी। अब उसके पास कहीं और भागने का कोई रास्ता नहीं था और वह उसे बहुत सारे होली नाइट ने घेर लिया था और वह लोग बोल रहे थे, काम हो गया, हमने उसे बहुत आसानी से, मतलब बहुत सफलतापूर्वक फंसा लिया है, सब लोग इकट्ठे हो जाओ, आखिरकार हमने ब्लैक मेज को घेर लिया है। और उसके बाद उनमें से जो सबसे आगे होली नाइट होता है वो बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम भाग सकती हो, तुम इवल साइड के बेकार बंदे ऐसे ही होते हो। और उस होली नाइट के बगल में जो लड़की थी वो बोलती है, तुम एक पिंजरे में फंसी चुईया जैसी हो, अब हार मान लो, अब तुम कहीं नहीं भाग सकती। और वह ब्लैक में उन बाकी होली नाइट से लड़ लड़कर बहुत ज्यादा थक चुकी थी और वह हाफते हुए सोच रही थी, मैंने गड़बड़ कर दी, ये एक लंबी लड़ाई बन गई, मैंने बहुत ज्यादा एमपी बर्बाद कर दिया है, मैं अपनी स्किल को सिर्फ 1 या 2 बार और इस्तेमाल कर सकती हूँ, मैं जितने ज्यादा प्लेयर किल करूंगी डेथ पेनल्टी उतनी ही और बढ़ जाएगी, लेकिन अगर मैं प्लेयरों को नहीं मारूंगी तो यहीं पर मर जाऊंगी। उसके बाद वह घबराते हुए सोचती है, मैं क्या करूं, मैं अब क्या कर सकती हूँ, अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। उसके बाद हमें कुछ और बंदों को दिखाया जाता है जो उस ब्लैक मेज को देखते हुए बोलते हैं, जिसमें से जो दाढ़ी वाला बंदा होता है वह अपना दांत दिखाता हुआ बोलता है, क्या तुम सब उत्सुक नहीं हो, अगर हम रैंक 1 ब्लैक मेज को मार देते हैं तो हमें किस प्रकार का स्पेशल रिवॉर्ड मिलेगा। और उसकी बात सुनकर वह बंदे जो सबसे आगे खड़ा होता है वो बोलता है, हमें जो भी मिलेगा उसे हम बराबर बांट लेंगे। और फिर वह अपने हाथ में तलवार को तानता हुआ बोलता है, ठीक है तो फिर चलो स्पेशल रिवॉर्ड लेने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर वह उस ब्लैक मेज पर अटैक कर देते हैं और वह ब्लैक मेज उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर घबरा जाती है और डर के मारे अपनी आंखों को बंद कर लेती है। और वह अटैक उसकी तरफ आता है पर उसे कुछ नहीं होता और कुछ देर तक कुछ नहीं होता तो वो घबराते हुए अपनी आंखें खोलती है और उसे सामने डीमन किंग होता है, जिसने अपने पिंकी फिंगर से उन
सभी होली नाइट के सारे अटैक को रोक दिया था और वह ब्लैक मेज उसे देखकर कुछ नहीं बोल पाती और हम डीमन किंग को देखते हैं जो उस ब्लैक मेज के सामने बहुत छोटा लग रहा था और वह होली नाइट जो सबसे आगे होता है वह डीमन किंग को देखता हुआ बोलता है, वह क्या है, इसने हमारे अटैक को रोक दिया, ये डीमन नहीं, ये तो एक आईएमपी है। डीमन किंग उसे होली नाइट की वह बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता और एक पर्पल कलर की गोली के साइज का एक मैजिक अटैक करता है। उस मैजिक अटैक को वह होली नाइट अपने पास आता हुआ देखता है और जैसे ही वह मैजिक अटैक उस होली नाइट के पास आता है वह अचानक से फट जाता है और वह पर्पल कलर की रोशनी उस होली नाइट को अपने अंदर ले लेती है, जिससे वह होली नाइट दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और डीमन किंग गुस्से में बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे आईएमपी कहने की, और वो कमीने मुर्गी को पंखे वाले के फैन। और वह होली नाइट उधर ही मर जाता है और उससे ऐसे मरता देखकर उसके बाकी के टीममेट चिल्लाते हुए बोलते हैं, ये क्या है, मैंने ऐसी स्किल कभी नहीं देखा, ब्लैक मैज क्या ये तुम्हारा हिडन वेपन था, उस समन क्रीचर ये इतना ताकतवर कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल गलत है। और वह ब्लैक मेज भी डीमन किंग के उस अटैक को देखकर हैरान थी और डीमन किंग को देखते हुए बोलती, ये क्या था, ये इनक्रेडिबल मोस्टर है। और डीमन किंग तो उबासी मारता हुआ उस ब्लैक मेज को बोलता है, सुनो, क्या तुम ही वो ब्लैक फ्लेम ड्रैगन ऑफ डार्कनेस या जो भी कुछ भी हो वही हो। और वह ब्लैक मेज अपना नाम डीमन किंग से सुनकर हैरान हो जाती और सोचती हुई बोलती है, क्या ये मेरा नाम जानता, आखिर इसकी आइडेंटिटी क्या है, कुछ तो है इसमें जो इसे एक नॉर्मल एनपीसी से अलग महसूस करवा रही है। और तभी उसे कुछ नोटिफिकेशन आने लगता है जिसमें लिखा था, आपने सबसे पुराने डार्कनेस से मुलाकात की है, आप लिंक क्वेस्ट विच हंट के एक महत्वपूर्ण मोड पर पहुंच गए हैं, आप किस तरह खेलते हैं इस पर निर्भर करता है कि क्वेस्ट बदल सकता है, आपने निर्णय के साथ सावधान रहिएगा। और वह उन सभी नोटिफिकेशन को देखकर चौंक जाती और चौंकते हुए बोलती, सबसे पुराने डार्कनेस। और फिर वह घबराते हुए बोलती, तो वह चीज नहीं, वह इंसान। लेकिन तभी डीमन किंग उसकी तरफ देखता हुआ और उन होली नाइट को तरफ उंगली करता हुआ बोलता है, हिलो मत, बस शांत खड़ी रहो, मैं इन कमीनों को और वो छोटे मोटे लोगों को अभी निपटाता हूँ। और वह सारे होली नाइट उसकी बात सुनकर थोड़ा डर जाते हैं और डीमन किंग खुश होता हुआ और अपने हाथ में ब्लैक मैजिक को इकट्ठा करता हुआ और आगे बोलता, ठीक है, चलो जल्दी करते हैं और इसे खत्म करते हैं क्योंकि इसके लिए मेरी पॉसिबिलिटी बर्बाद हो रही है। लेकिन तभी वह टकला होली नाइट अपने हथियार के साथ अटैक कर देता है और अटैक करता हुआ बोलता है, तुम अभी भी सिर्फ एक समनर क्रीचर हो और अगर हम समनर को मार देते हैं तो हम तुम्हें भी हरा सकते हैं। उस औरत के पास पक्का ज्यादा एमपी नहीं बचा होगा, सब लोग अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग स्किल का इस्तेमाल करो। और भाई अभी भी इन होली नाइट को लग रहा है कि डीमन किंग को उस ब्लैक मेज ने समन किया है और उनका अटैक उस ब्लैक मेज और डीमन किंग की तरफ आ रहा था, पर डीमन किंग तो उनके अटैक को ध्यान देने की जगह बोलता है, मैं एक समनर क्रीचर हूँ, ठीक है, अब तो मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचा है। और फिर डीमन किंग एक शील्ड बनाकर उस ब्लैक मेज को बचा लेता है, जिसे देखकर वह सारे होली नाइट चौंक जाते और टकला चौंकता हुआ बोलता, हमारे सारे अटैक हवा में उड़ गए। और उसके साथ जो लड़की खड़ी थी वह भी चौंकती हुई बोलती, क्या बकवास, ये किस तरह का एकदम पागल मोस्टर है। और तभी हमें डीमन किंग का वह डार्क और पर्पल कलर का छोटा सा गोले वाला अटैक दिखता है और भाई साहब डीमन किंग को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था। और तभी हमें आती हुई कुछ नोटिफिकेशन को दिखाया जाता जिसमें लिखा था, करप्शन की एक ओरा खिलाड़ी को चारों ओर से घेर रही है, होली पावर उसे रोकने की कोशिश कर रही है लेकिन होली पावर उसे रोकने में असफल हो गई है, आप स्थायी रूप से होली पावर का इस्तेमाल करने में असमर्थ हो गए हैं। वार्निंग, करप्शन की ओरा खिलाड़ी के शरीर को पूरी तरह निगलने की कोशिश कर रही है, स्टेटस अब नॉर्मल है, आप करप्शन से पीड़ित हो गए हैं। और भाई हम उन होली नाइट को देखते हैं, उनके चारों तरफ से वह डीमन किंग का जो अटैक था वह डार्क और पर्पल का गोला उसकी रोशनी या कहे तो अंधेरे से ढक जाते हैं और इन्हीं होली नाइट को वह सारी नोटिफिकेशन आ रही थी डीमन किंग के अटैक से, उनकी होली पावर उन्हें बचाने में असमर्थ हो गई थी या वो लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। और वह सारे होली नाइट चिल्लाते हुए बोलते हैं, ये क्या हो रहा है, मैं होली पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ, धत तेरी, मैंने पहले कभी इस तरह के स्टेटस अब नॉर्मल के बारे में नहीं सुना। और डीमन किंग स्माइल करता हुआ बोलता है, मैं ये आदेश देता हूँ, सभी करप्टेड लोग मर जाओ। और जैसे ही डीमन किंग ये बोलता है हमें कुछ क्रैक होता हुआ दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वह जो सारे होली नाइट थे उनकी बॉडी के ऊपर पर्पल कलर की लाइन दिखने लगती है, वह लोग वह लाइन देखकर घबराने लगते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। और तभी वो लोग टुकड़े में कट जाते हैं और गायब हो जाते हैं और डीमन किंग उनको ऐसा गायब होते हुए देख रहा था और फिर अपनी नाक खोदता हुआ बोलता है, छी यार, मुझे तुमसे थोड़ी और उम्मीद थी, लेकिन मैं सच में इंसानों से बात नहीं कर सकता, हालांकि मास्टर की बात अलग है। और तभी वह
ब्लैक मेज डीमन किंग के सामने झुक जाती है और बोलती है, महान सबसे पुराने डार्कनेस, इस छोटी और मामूली ब्लैक मेज को बचाने के लिए आपका धन्यवाद। लेकिन डीमन किंग उससे बोलता है, तुम कौन हो? हम अभी अभी मिले हैं। तुम इतनी चापलूसी क्यों कर रही हो? तुम बड़ी अजीब लग रही हो। और वह ब्लैक मेज खुश होते हुए बोलती है, एक ब्लैक मेज का करियर चुनने के बाद भी आपको लॉर्ड शैतान को ना जानना इससे भी कहीं ज्यादा अजीब है। शैतान दी मोनार्च ऑफ डार्कनेस, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपसे मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। और भाई उसकी बात सुनकर डीमन किंग खुश होता हुआ बोलता है, ठीक है, ये तुम्हारी बात तो एकदम सच है। तो मेरा अंदाजा सही था कि तुम एक समझदार इंसान हो। तो अब मुझे कंफर्म करके बताओ, क्या तुम ब्लैक मेज एडवेंचर में सबसे स्ट्रॉन्ग हो? और वह ब्लैक मेज बहुत फनी सा चेहरा बनाकर बोलती है, माफ करना, हाँ, हालांकि मेरी शक्ति आपकी तुलना में बहुत कम है माय लॉर्ड। लेकिन डीमन किंग बोलता है, ये सोचकर कि इतनी बेकार और कमजोर ब्लैक मेज सबसे स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हम हमेशा उन मुर्गी के पंखे वाले कमीनों से हार जाते हैं। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि मेरी किस्मत ही खराब है हमेशा। और डीमन किंग की बात सुनकर वह चौंक जाती है और बोलती है, माफ करना, क्या मुझे अपनी स्टेट पर काम करना चाहिए? और फिर डीमन किंग बोलता है, ठीक है, ध्यान से सुनो। और वह ब्लैक में डीमन किंग की बातें सुनने लगती है। डीमन किंग बोलता है, तुम मेरे साथ अब से काम करोगी। और वह ब्लैक मेज डीमन किंग की बात सुनकर चौंक जाती है और बोलती है, काम? किस तरह का काम से आपका क्या मतलब है? डीमन किंग स्माइल करता हुआ बोलता है, रैंक 1 ब्लैक मेज, ब्लैक फ्लेम ड्रैगन ऑफ डार्कनेस, आज से तुम सिंबल ऑफ इवल हो, मतलब बुराई के सिंबल के प्रतीक हो बनोगी। और भाई डीमन किंग की बातें सुनकर ब्लैक मेज बस उसे ऐसे ही देखती रह जाती और बोलती है, बुराई का प्रतीक। और भाई हमारा ये शानदार चैप्टर इधर ही खत्म हो जाता है। चैप्टर 37 की शुरुआत में हमें बताया जाता है, ली चारगेमर एक पुराना ब्लैक मेज था जिसने डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी आत्मा बेच दी थी और हमेशा की जिंदगी हासिल कर ली थी। हालांकि एक समय ऐसा था जब उसने पूरे महाद्वीप को खून से रंग दिया था। उसके बाद हमें लीच आर्गेमर को दिखाया जाता है जिसकी छाती की आर पर एक तलवार हो गई थी और हमें एक होली सेंट की एक प्रीस्टेस जिसका नाम मारिया था उसको दिखाया जाता है जो उस लीच आर्गेमर के सामने अपने दोनों हाथों को जोड़े हुए बोल रही थी, तुम भयानक अंधेरे वाले, तुमने एक ऐसा पाप किया है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। प्लीज इस पवित्र रोशनी से दी गई मौत के जरिए अपने पापों को प्रायश्चित करो। और लीच आर्गेमर मरते हुए बोलता है, यह सोचकर कि मैं आर्गेमर एक मामूली तलवार के सामने झुकूंगा, बस इंतजार करो, मैं एक दिन जरूर वापस आऊंगा और इस अपमान का बदला लूंगा। उसके बाद हमें लीच आर्गेमर को दिखाया जाता है जिसे जंजीरों से बांधा गया था और उसके ऊपर सील लगाया गया था और उसे उन जंजीरों से बांधकर उधर लटकाया गया था, वो भी इटर्निटी के लिए हेल में। और फिर लीच आर्गेमर बोलता है, मैं हेल में एक जंजीर में जकड़ा हुआ कैदी बन गया हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने दुनिया की पॉसिबिलिटी में दखल दिया था और केओस फैलाया था। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं कभी भी अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाया, ये सोचकर कि मुझे हमेशा के लिए इतना शक्तिहीन होकर रहना पड़ेगा। मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए, बस एक, अगर मुझे बस एक मौका मिल जाए। लेकिन तभी उसे कोई आवाज मारता हुआ बोलता है, अरे वो कुत्ते की हड्डी, जिससे वो चौंक जाता है। और उधर डीमन किंग था जो अपने असली फॉर्म में उधर आया हुआ था शायद उससे मिलने। और लीच आर्गेमर डीमन किंग को देखता हुआ बोलता है, माय लॉर्ड, आप इतनी मामूली जगह पर क्यों आए हैं? मैं लीच आर्गेमर आपकी महानता को सलाम करता हूँ। लेकिन डीमन किंग उससे बोलता है, अरे मुझे नहीं पता, ये सब बकवास बंद करो, तुम अब से मेरे साथ काम करोगे, ठीक है? और वह डीमन किंग की बात सुनकर चिल्लाता हुआ बोलता है, आप क्या कह रहे हैं? क्या आप आखिरकार होली एम्पायर को गिराने की योजना बना रहे हैं? बस मुझे आदेश दीजिए, मैं उन्हें हेल की गहराइयों में घसीटने के लिए अपनी पूरी जान लगा दूंगा। और डीमन किंग को उसकी बातें सुनकर और ज्यादा मूड खराब होने लगता है और उसे गुस्सा आने लगता है। और डीमन किंग अपने हाथ से एक मैजिक यूज करता हुआ लीच आर्गेमर को पकड़ लेता है और बोलता है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता है तुम्हें वापस आर्केडिया लाने में कितनी ज्यादा पॉसिबिलिटी लगानी पड़ रही है मुझे, और तुम वापस जाकर और भी बड़ी गड़बड़ी फैलाना चाहते हो? भाई मुझे तो लगता है कि डीमन किंग तो उस बात से गुस्सा है जो गड़बड़ डेक्स ने उसकी पावर यूज करके की थी डूब ब्रहन के साथ। इसीलिए डीमन किंग और ज्यादा गुस्से में बोलता है, क्या तुम मुझे पूरी तरह बर्बाद करना चाहते हो, वो मूर्ख हड्डी वाले कमीने? और भाई लीच आर्गेमर डरता हुआ पूछता है, तो आप फिर मुझसे आप क्या करवाना चाहते हैं? और अपने मन में सोचने लगता है, लॉर्ड शैतान आज अजीब तरह से कुछ अजीब बर्ताव कर रहे हैं, क्या उन्हें इन दिनों कोई चीज बहुत ज्यादा परेशान कर रही है? लेकिन तभी डीमन किंग उससे बोलता है, ध्यान से सुनो, हमारी योजना ये है कि तुम एक परफॉर्मेंस करोगे, अब से तुम एक इंसान का शरीर उधार लोगे और एक शो करोगे और उसके बाद आज्ञाकारी बनकर हेल में वापस लौट आओगे, समझे? और अगर तुमने चीजों को बढ़ाने की कोशिश की ताकि तुम उन हेवन वर्ल्ड के कमीनों से बदला ले सको तो तुम सच में मारे जाओगे, और वो भी मेरे हाथों नहीं बल्कि मुझसे भी बदतर एक डीमन के हाथों, समझे?
और ये बातें डीमन किंग के मुंह से सुन के लीच आर्गेमर की गांड फट जाती है और वह बोलता है जी जी माय लॉर्ड, और अपने मन में सोचने लगता है लॉर्ड शैतान से भी बुरा कोई डीमन है, पर वो कौन हो सकता है। उसके बाद हमें डेक्स को दिखाया जाता है जो उबासी मारता हुआ बोल रहा था ये कमीना 10 वह बहुत देर कर रहा है। उसके बाद हमें उसी पहाड़ का सीन दिखाया जाता है जहां पर ब्लैक मेज और डीमन किंग थे। डीमन किंग उस ब्लैक मेज के साथ कोई रिचुअल कर रहा था और रिचुअल होते समय ब्लैक मेज हैरान होते हुए सोच रही थी मुझे इनक्रेडिबल मैजिक पावर महसूस हो रही है, ये आखिरकार क्या हो रहा है। और तभी डीमन किंग बोलता है सुनो इंसान, मैं तुम पर एक बहुत बड़ा दाव लगा रहा हूं, बेहतर होगा तुम अच्छा करो और हमारी उम्मीदों पर खरा उतरो, हम तुम पर भरोसा कर रहे हैं। उसके बाद हम लीच आर्गेमर को देखते हैं जो उधर ब्लैक मेज के सामने प्रकट हो चुका था और उस ब्लैक मेज की तरफ अपना हाथ बढ़ाता हुआ, जिसे देखकर वह ब्लैक मेज चौंक जाती है और लीच आर्गेमर की पावर ब्लैक मेज के अंदर आते ही बहुत सारी नोटिफिकेशन आने लगती है जिसमें लिखा था आपने लीच आर्गेमर के एसेंस को ऑब्जर्व कर लिया, इसलिए आपका हिडन क्लास मैस्ट्रो ऑफ डेथ में बदल गया है। जॉब बोनस, लीच आर्गेमर खिलाड़ी के जरिए आर्केडिया में वापस आ रहा है। लिंक क्वेस्ट, बीच हंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा बदल गया है, कृपया बदले गए क्वेस्ट की पुष्टि करें। ब्लैक मेज के लीच आर्गेमर के एसेंस को ऑब्जर्व करने के बाद जो ईवल साइड के जीतने की कंडीशन थी वह भी तय हो गई थी। वह थी सेड एम्पायर के पोप को खत्म करना और मारून किंगडम पर कब्जा करना। और डीमन किंग ये आई हुई कंडीशन को देखने के बाद सोचता है पोप को खत्म करना और एक किंगडम पर कब्जा करना, क्या उसने ये सब सोच रखा था। बॉम्ब मास्टर कमीना आखिरकार कितने बड़ी गड़बड़ी फैलाने की योजना बना रहा है। और हम देखते हैं कि ब्लैक मेज के जो कपड़े थे वह थोड़े चेंज होने लगते हैं और उस चेंज को देखकर ब्लैक मेज बोलती है अरे इसकी माँ की आंख, मेरे कपड़े तो बिना उतारे ही चेंज हो गए। और तभी उसके सामने स्क्रीन पॉपअप होती है जिसमें लिखा था खिलाड़ी की स्टेटस में जबरदस्ती वृद्धि हुई, कृपया बदले गए स्टेट को पुष्टि करें। और जैसे ही वह अपनी स्टेटस स्क्रीन को खोलती है उसके नाम से लेकर टाइटल तक सब कुछ चेंज हो गया था। नाम आर्गेमर ब्लैक फ्लेम ड्रैगन ऑफ डार्कनेस लिखा आता है और उसका लेवल भी बढ़ गया था और उसकी स्पीसी चेंज होकर अनडेड में बदल गई थी और उसे नया टाइटल मिला था दैस लेगन। और वह उन चेंज को देखकर हैरान थी और अपने स्टेटस स्क्रीन को देखती हुई बोलती है वाह ये किस तरह की एबिलिटी है। और अपनी स्टेटस स्क्रीन को देखती हुई सोचती है मैंने ऐसी एबिलिटी कभी नहीं देखी। ये तो यहाँ तक कि मैं जो कोरिया सर्वर में अपने जॉब के लिए रैंक फर्स्ट थी अपने ओरिजिनल स्टेट से तुलना भी नहीं कर सकती। और फिर वह थोड़ा सीरियस होते हुए सोचती है अब शायद ये मुमकिन है कि मैं पूरे कोरिया सर्वर में रैंक 1 पर पहुंच जाऊं। और वह ऐसे ही बहुत सारी बातें को सोच रही थी लेकिन तभी डीमन किंग उसे आवाज मारता हुआ बोलता है अरे वो लूजर। और वो प्यारे से पप्पी की तरह डीमन किंग की तरफ मुड़ती हुई बोलती हाँ हाँ बोलिए, क्या आपके पैर को दबाना है या कुछ और करना है। डीमन किंग उसकी बात सुनकर बोलता है अबे वो बेवकूफ, ऐसा कुछ नहीं करना और थोड़ा जल्दी रिप्लाई दिया कर जब मैं कुछ बोलूं तो। वह ब्लैक मेज बोलती है मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से इसका ध्यान रखूंगी। डीमन किंग उसकी बातें सुनकर बोलता है हाँ हाँ जो भी हो, कम से कम अब तुम दिखने में तो रोल के हिसाब से लग रही हो, तुम किरदार के लिए ठीक रहोगी। लेकिन ब्लैक मेज को डीमन किंग की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। डीमन किंग सोचते हुए आगे बोलता है चलो शुक्र है अब हम अपने प्लान के अगले स्टेज को शुरू कर सकते हैं। पर ब्लैक मेज सोचने लगती कैसा प्लान, क्या ये मेरी लेने के लिए प्लान बना रहा है। लेकिन तभी डीमन किंग एक कागज को समन करता हुआ बोलता है ठीक है तो फिर अब से यहाँ जो लिखा है उसे तुम बोलने की तैयारी करो। और वह ब्लैक में उस पेपर को खोलकर देखने लगती है पर उसे कुछ समझ नहीं आता। लेकिन तभी वह उसमें कुछ देखकर चौंक जाती है और हम डीमन किंग को देखते हैं जो फिल्म शूटिंग करने के पोज में बोलता है ठीक है चलो फिल्म शूटिंग शुरू करते हैं, रेडी सेट एक्शन। उसके बाद हमें गेम के बाहर दिखाया जाता है जहां किसी के कंप्यूटर पर आर्केडिया के फैन पेज पर लोगों का कमेंट आ रहा था। गाइस आप लोग इस वीडियो को पोस्ट करके उन कमेंट को पढ़ सकते हैं लेकिन हम लोग आगे बढ़ेंगे। और वह डेक्स ही था जो उस फैन पेज पर उन कमेंट को देख रहा था और देखते हुए खुश हो रहा था और बोलता है जैसा मैंने सोचा था ये सब एकदम केओस में बदल गया है। अब इस पॉइंट पर यह बताना मुश्किल है कि असली ईवल कौन है। और फिर डेक्स सोचने लगता है लिंक क्वेस्ट बीच हंट एक ऐसी स्थिति है कि चाहे वो यूजर हो या एनपीसी जब तक वो ईवल साइड के हैं उन्हें कहीं भी और कभी भी मारने पर छुटकारा मिल रहा है, बल्कि उन्हें कंट्रीब्यूशन पॉइंट भी मिल रहा है। इस मौके का इस्तेमाल करके वो अपना बदला भी ले सकते हैं, किसी पीके से रिवॉर्ड पा सकते हैं और कंट्रीब्यूशन पॉइंट भी कमा सकते हैं। इस रफ्तार से माहौल और भी ओवर हीट हो जाएगा। दूसरी तरफ ईवल साइड की यूजर की शिकायत बढ़ रही है कि जिन्हें सिर्फ गलत जॉब चुनने के लिए शिकार बनाया जा रहा है या मारा जा रहा है। दूसरे शब्दों में अभी जिस चीज की जरूरत है वह है एक हीरो।
और फिर डेक्स बोलता है 10 उसने मेरे ऑर्डर से भी बेहतर फिल्म बनाई है, उसे सारी पॉसिबिलिटी देना एक अच्छा आइडिया था। उसके बाद डेक्स अपने कंप्यूटर को चलाता हुआ और खुश होता हुआ बोलता है ठीक है तो चलो धीरे धीरे शुरू करते हैं 10 की फिल्म मास्टरपीस को दिखाकर। उसके बाद डेक्स उस वीडियो को अपलोड कर देता है और फिर हमें उस वीडियो को दिखाया जाता है जिसे डिमनकिक ने बनाया था और जिसे डेक्स ने अभी अपलोड कर दिया था। उस वीडियो का टाइटल था इवल साइड के हर किसी की ओर से एक घोषणा। उसमें वह ब्लैक मेज बोलती है मैं ये उन सभी से कह रही हूँ जिन्हें गंदी तरीके से और घिनौने और गलत तरीके से मारा गया है। इवल साइड के बहुत सारे यूजर मर चुके हैं और मारे जा रहे हैं और आगे भी मारे जाएंगे। मैं भी हाल ही में ये मुश्किल से एक अटैक से बच पाई हूँ। हम इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये बहुत गलत है, ये संतुलन को बहुत ज्यादा बिगाड़ रहा है। आर्केडिया के सभी ब्लैक मेज, डार्क नाइट, थीव्स, बैंकग्रेंट, बैंडिट, गनमैन और एसिएशन, चलो हम सब मिलकर अपनी ताकत इकट्ठा करें और इस बेकार से नरसंहार को खत्म करें। अब और पीछे हटना बेकार है, चलो इनका विरोध करते हैं और इन्हें पलट कर इनका जवाब देते हैं। मैं टॉप रैंक ब्लैक मेज, ब्लैक फ्लेम ड्रैगन ऑफ डार्कनेस नहीं, डेथ लीजन को आदेश देने वाली लीच आर्ग्यूमर तुम सबको रास्ता दिखाऊंगी। जो भी दुष्ट होली एम्पायर के खिलाफ मेरे साथ लड़ना चाहता है वह मारून किंगडम में इकट्ठा हो सकता है। उसके बाद हमें मारून किंगडम के मिखाइल बेरेनी का सीन दिखाया जाता है जहां पर वेनस मिखाइली कुछ देखकर हैरान थी और बोल रही थी अबे इसकी माँ की आंख, ये सब क्या है। और भाई उधर दिखाया जाता है कि उधर बर्नस मिखाइली की बेरेनी के बाहर बहुत सारे अनडेड होते हैं। लेकिन भाई लोग ये चैप्टर इधर ही खत्म हो जाता है। चैप्टर 38 की शुरुआत उधर से ही होती है जिधर पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। बर्नस मिखाइली को उसके बेरेनी के बाहर बहुत सारे अनडेड दिखाई देते हैं जिसे बर्नस मिखाइली देखकर बोलती है ये सब मोस्टर इधर क्या कर रहे हैं। लेकिन तभी एक अनडेड के सर के ऊपर डेक्स बैठा हुआ था और अपना हाथ हिलाता हुआ बर्नस मिखाइली को बोल रहा था यो बर्नस मिखाइली कैसी हो आप, मैं तो आपको बस हाय बोलने आया हूँ। और भाई साहब वह डेक्स को उधर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है डेक्स तुम उधर क्या कर रहे हो। उसके बाद हमें बर्नस मिखाइली के एंट्री गेट का सीन दिखाया जाता है जहां गेट पर बहुत सारे अनडेड होते हैं जिसे उधर खड़े गार्ड देखकर डर रहे थे। उसके बाद हमें बर्नस मिखाइली के मेंशन के अंदर दिखाया जाता है जहां बर्नस मिखाइली थोड़ा परेशान होते हुए डेक्स से बोल रही थी अरे डेक्स तुम ये सब क्या कर रहे हो। और भाई डेक्स तो चाय के मजे लेते हुए बोलता है मैं तो बस ट्रेवल कर रहा हूँ। उसकी बात सुनकर तो बर्नस मिखाइली अजीब सा मुंह बनाते हुए बोलती है बस ट्रेवल, ऑन डेड की पूरी आर्मी को ऐसे घसीट कर इधर लाने के बाद तुम ऐसे कैसे बोल सकते हैं। और डेक्स अपनी चाय को पीता हुआ फिर बोलता तुम्हें पता है ना एडवेंचर की बहुत बड़ी लड़ाई हो रही है, तुम्हें उसके बारे में तो सच में पता होगा। मैं इस अनडेड की आर्मी को इधर इसलिए लाया हूं ताकि ये उन एडवेंचर से इस इलाके को बचा सके क्योंकि मैं प्रॉफिट को कमाने वाली चीजों को खोना नहीं चाहता। और फिर बर्नस मिखाइली सोचती हुई बोलती है मुझे कॉन ब्रोकन से लेटर मिला था इसलिए मुझे इस सिचुएशन के बारे में थोड़ा बहुत पता है। उस अनडेड आर्मी के कमांडर का अचानक से दिखना मतलब तुम्हारा दिखना, तुम सच में डूब ब्रहन को हराने में कामयाब हो गए। और अचानक से खुश होते हुए और अपनी सीट से उड़ती हुई डेक्स से बोलती है मेरी नजर सच में बहुत अच्छी है, तुम सच में बहुत इनक्रेडिबल हो। और डेक्स उसकी बात सुनकर परेशान होता हुआ बोलता है हाँ मुझे याद नहीं कि मैंने तारीफ के लायक कुछ किया हो। लेकिन बर्नस मिखाइली फिर चिल्लाती हुई बोलती क्या कह रहे हो तुम, जिसने तुमने हराया वह डूब ब्रहन मारून किंगडम के नागरिकों को लूटने वाला एक घटिया और कमीना था। उसने सिर्फ अपने पेट भरने के लिए जितने रिश्वत ली वह रकम पूरे किंगडम के नागरिकों के लिए कुछ साल तक आराम से जीने के लिए काफी होगी। यहाँ तक कि आखिरी में वह किंगडम के खिलाफ बगावत करने के लिए योजना बना रहा था। कितना घिनौना और कमीना इंसान था। अगर तुम जिसने उस कमीने को सजा दी है तारीफ के लायक नहीं है तो कौन होगा। मुझे कोई जरूरत नहीं है ये जानने की तुमने ऐसा क्यों किया, ना कि मैं जानना चाहती हूँ। हालांकि तुम्हारी नतीजे से डेक्स तुम मेरे और मारून किंगडम के लिए एक हीरो हो। और डेक्स उसकी सारी बातों को आराम से सुन रहा था और फिर कुछ सोचता हुआ फिर बर्नस मिखाइली से बोलता है वो वैसे मैंने देखा है कि इन दिनों जो पेमेंट है उसकी डिपॉजिट थोड़े लेट हो रहे हैं। बर्नस मिखाइली डेक्स की बातों को सुनकर पहले तो चौंक जाती है और फिर बोलती है वो इसलिए क्योंकि मैं हाल ही में बहुत ज्यादा काम में बिजी हो गई थी। मैं माफी मांगती हूँ, मैं पक्का करूंगी कि आगे से दोबारा लेट ना हो, तो प्लीज मुझे अब मत मारना। और डेक्स की बातें सुनकर बोलता है अच्छा ये तुम सब उससे बोले जिसे तुम कुछ देर पहले अपना हीरो कह रही थी, क्या तुम्हें अपने हीरो से ऐसा कुछ कहना चाहिए। उसके बाद हमें आर्केडिया के कोरियन ब्रांच का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारी हीरोइन ली म्यून ड्रीमर में लेटी हुई थी और लेटे हुए ही सोच रही थी कोरिया में चल रहे बीच हंट क्वेस्ट की वजह से दो महाद्वीपों की यूजर एक दूसरे के सामने आ गए हैं। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है जिसकी हेडक्वार्टर ने कभी उम्मीद नहीं की थी। हमारे पास इसे रोकने का कोई कारण या अधिकार नहीं है। ये एक कूल इवेंट है जो ये दिखाता है कि आर्केडिया अपने गेम में असीमित आजादी को कैसे एडवर्टाइज करता है। हालांकि हम अपने फ्यूचर प्लान को देखते हुए इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, तो भले ही हम इस इंसिडेंट को पूरी तरह से दबा नहीं सकते, हमें इसमें होने वाले नुकसान को कम करना होगा।
उसके बाद मिस लीमियोन एलाइस के पास पहुंच जाती है और एलाइस मिस लीमियोन को देखकर बोलती है, ग्रीटिंग बॉस, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। मिस लीमियोन बोलती है, फर्स्ट कंटिनेंट में चल रहे लिंक क्वेस्ट का बैलेंस बिगड़ रहा है, इसलिए मैं इसे एडजस्ट करने आई हूँ। चलो इविल साइड को पूरी तरह से माफ कर देते हैं यूजर के डेथ पेनल्टी से। मिस लीमियोन की बात सुनने के बाद एलाइस बोलती है, तो आपकी रिक्वेस्ट है कि डेथ पेनल्टी सिस्टम के एक भाग को बदल दिया जाए। सेकंड लेवल मैनेजर सीईओ लीमियोन डिसीजन ऑथराइज इविल साइड के यूजर की डेथ पेनल्टी को डीएक्टिवेट किया गया है और उसके बाद हमें कुछ बताया जाता है डेथ पेनल्टी हटाएगी। इस सच्चाई ने बहुत बड़ी हलचल मचा दी। इविल साइड के यूजर जो डेथ पेनल्टी के डर के कारण लड़ाई से बच रहे थे, अब जोर शोर से क्वेस्ट में हिस्सा लेने लगे थे। भले ही वो मर जाए, वो वापस जिंदा होकर अटैक करने लगे थे। उसके बाद हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो किसी होली नाइट को देखकर बोलता है, मुझे याद है तुम ही वो हाई लेवल होली नाइट हो जिसने मुझे पहले मारा था, है ना? मैं हेल के आखिरी छोर तक तुम्हारा पीछा करूंगा और तुम्हें मारूंगा, भले ही मुझे कई बार इसके लिए मरना ही क्यों ना पड़े। उसके बाद हमें आगे बताया जाता है जब तक वो लोग बोर ना हो जाए। हालांकि होली साइड के यूजर भी बस खड़े रहकर दर्द को नहीं सहेंगे। उन्होंने बैकअप फोर्स को ऑर्गेनाइज किया और एक दूसरे को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। संख्या में कम होने के बावजूद भी एक दूसरे को सपोर्ट करा और एकजुट हो गए। उससे उन्हें एक सिस्टम बनाने में मदद मिली। अब सब कुछ एक बैलेंस में था। नतीजा कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई हुई और मारून किंगडम के अंदर लड़ाई पूरे 24 घंटे तक जारी रही और उसका नतीजा ये था कि चारों तरफ खून ही खून फैल गया। उसके बाद हमें कुछ आती हुई नोटिफिकेशन को दिखाया जाता है जिसमें लिखा था होली साइड और इविल साइड के बीच का टकराव और भी तेज हो गया है। आर्केडिया के अंदर अच्छाई और बुराई के बीच का कंफ्यूजन बढ़ गया है। अच्छाई और बुराई के बीच के टकराव की रचना में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। कंट्रीब्यूशन पॉइंट का कैलकुलेशन किया जाता है। आपने 63,921 पॉसिबिलिटी को प्राप्त किया है। टाइटल, आपने संदिग्ध योजनाकार का टाइटल हासिल किया है। और ये सारी नोटिफिकेशन डेस्क को आ रही थी जिसे वह किसी घर के छत पर बैठकर देख रहा था और उन नोटिफिकेशन को देखता हुआ सोच रहा था, मैंने उम्मीद नहीं की थी ये लड़ाई इतनी भयंकर हो जाएगी। गेम कंपनी ने पेनल्टी खत्म कर दी है, इसका एक बहुत बड़ा रोल रहा होगा। हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसमें मेरे प्लान नहीं बदलेंगे। फिर डेक्स बोलता है, एक हीरो, मैं ये सोचकर गेम खेल रहा था कि ये दुनिया सिर्फ एक गेम है। मुझे नहीं लगता था कि भविष्य में मेरे विचार बदलेंगे। और फिर डेक्स ब्रोस मिखाइली की बातों के बारे में याद करता हुआ सोचता, हालांकि क्या इस प्लान को लागू करने के बाद मुझे उससे ये सब सुनने का हक है? उसके बाद डेक्स थोड़ा दुखी मन से बोलता है, मैं समझा तो ये आर्केडिया का यूनिक फन एलिमेंट है। ये एक परेशान करने वाला बहुत अच्छी तरह से बनाया गया गेम है। मैं बस लेकिन तभी इधर डीमन किंग आ जाता है जो रोता हुआ और चिल्लाता हुआ डेक्स से बोल रहा था, अरे मेरी पॉसिबिलिटी, मैंने इसे एक कुत्ते की तरह कमाया और तुमने इसे ऐसे इस्तेमाल किया जैसे ये कुछ भी नहीं था। लेकिन डेक्स डीमन किंग से बोलता है, शिकायत करना बंद करो, तुमने भी इस टर्म कंडीशन पर सहमति जताई थी। पर भाई साहब, डीमन किंग तो उस घर के ऊपर बैठे हुए और अपने हाथ को उस घर के ऊपर पटकता हुआ बोलता है, अरे मास्टर, क्या आपको पता नहीं है कि आर गेमर को इस दुनिया में लाने के लिए मुझे कितनी पॉसिबिलिटी खर्च करनी पड़ी थी? क्या आप सिर्फ ये कहकर चुप हो जाओगे कि मैंने इस पर सहमति जताई थी? लेकिन डीमन किंग की बातें सुनकर डेक्स थक जाता है तो फिर बोलता है, ठीक है, फिर सुनो, तुम्हें लगता है सिर्फ तुमने ही पॉसिबिलिटी खर्च की है? मैंने भी अपनी सारी पॉसिबिलिटी खर्च कर दी थी, तुम्हें पता है? डीमन किंग डेक्स की ये बातें सुनकर चौंक जाता है, पर डेक्स डीमन किंग को घूरता हुआ आगे बोलता है, उसी की वजह से हमने इविल साइड को होने वाले नुकसान को कम किया है। क्या ये एक बहुत बड़ा फायदा नहीं है तुम्हारे लिए? डीमन किंग डेक्स की ये सारी बातें सुनकर घबराने लगता है और कुछ बोलने की कोशिश करता है पर बोल नहीं पाता। लेकिन तभी एले डेक्स के सामने आकर बोलती है, उस चमगादड़ की बातों की चिंता मत करो डेक्स, डीमन एक ऐसी प्रजाति होते हैं जो कहते कुछ और उनका मतलब कुछ और होता है। पर डेक्स बोलता है, क्या एक एंजल के मुंह से ऐसे कमीने शब्द बुरा नहीं लगता? एले उधर वह दोनों बड़ी खुशी से बातें कर रहे थे, लेकिन बेचारा डीमन किंग उधर दुखी होकर पड़ा हुआ था और हर बार डीमन किंग के साथ ही बुरा क्यों होता है, मुझे तो यही लगता है। फिर डेक्स बोलता है, खैर जैसा वादा किया था तुम इस बार मेरी मदद करोगी, है ना? एले बहुत ज्यादा खुश होते हुए बोलती है, बेशक, अगर इसका मतलब है कि मैं उस क्रूर लीच को सजा दे सकती हूँ तो मैं तुम्हारी उतनी ही मदद करूंगी जितनी तुम्हें चाहिए। मैं पॉसिबिलिटी भी दूंगी, इसलिए चिंता मत करो। उसके बाद डेक्स डिवाइनेशन स्किल का यूज करता है और फिर अपने स्टेटस विंडो में एक पुराने हीरो के कैरेक्टर को चुनने लगता है। फिर डेक्स एक हीरो के कैरेक्टर को देखता हुआ एले से पूछता है, ये कैरेक्टर अच्छा लग रहा है, क्या ये वाला ठीक रहेगा? एले बहुत ज्यादा खुश होते हुए बोलती है, बेशक, अगर इसकी ताकत है तो हम उस क्रूर लीच को निश्चित रूप से सजा दे सकते हैं। डेक्स उस हीरो के कैरेक्टर को देख रहा था, तभी डीमन किंग उड़ता हुआ डेक्स के सामने आ जाता है और बेचारा बहुत ज्यादा उदास लग रहा था और डेक्स उसकी तरफ देखने लगता है और फिर डीमन किंग बोलता है,
क्या भले ही वह हड्डियों का ढेर परेशान करने वाला हो, लेकिन वह इतना कमजोर नहीं है कि वो किसी भी बंदे से आसानी से हार जाए। लेकिन जैसे ही डीमन किंग देखता है कि डेक्स ने किसे चुना है, वो चौंक जाता है और हैरान होकर बोलता है, वह कमीना, वही जो सबसे पहले आर्गेमर को हराने वाला होली स्वॉर्ड का मालिक था। वो भाई, डेक्स ने तो उस लीच आर्गेमर की इच्छा को पूरी कर दिया है। उसे एक और मौका चाहिए था उसे मारने का, जिसने उसे मारा था। अब वो मौका मिला है। अब आएगा ना स्टोरी में ट्विस्ट। उसके बाद हमें कुछ आती हुई नोटिफिकेशन को दिखाया जाता है, जिसमें लिखा था, एक स्वर्ग के अस्तित्व ने खिलाड़ी के शरीर में प्रवेश कर लिया है। आप स्थायी रूप से उसकी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और भाई, उसके बाद डेक्स के पास एक खतरनाक सी तलवार आ जाती है, जिसे देखकर डीमन किंग चिल्लाता हुआ बोलता है, 5 होली स्वॉर्ड में से एक, दी एंड ऑफ इटर्निटी। सिर्फ एक लीच को पकड़ने के लिए तुम लोग कितना आगे तक जा रहे हो। और भाई, एले डीमन किंग को और जलाने के लिए बोलती है, हो, मैंने पक्का करने के लिए थोड़ी और इन्वेस्टमेंट भी कर दिया है। मैं कंजूस लोगों से बिल्कुल अलग हूँ, समझे नो। और फिर ईवल सी स्माइल करती हुई बोलती है, मैंने तुम्हें बताया था ना, है ना, अगर बात किसी शापित डीमन ब्रीड के इंसान को खत्म करने की है तो मैं कोई भी बलिदान दे सकती हूँ। डीमन किंग चौंक के चिल्लाता हुआ बोलता है, तुझे तो मैं भूंज कर खा जाऊंगी, कमीनी मुर्गी। उसके बाद हमें बताया जाता है, तुम जितना बड़ा इंसिडेंट करोगे उतना ही ज्यादा पॉसिबिलिटी पॉइंट कमाओगे। और हमें इस इंसिडेंट में डेक्स के शामिल होने से मिलने वाली पॉसिबिलिटी को दिखाया जाता है। आपके कंट्रीब्यूशन पॉइंट का कैलकुलेट किया जाता है। आपने 30 से 9 से 21 पॉसिबिलिटी प्राप्त किया है। और फिर डेक्स अपने हाथ में तलवार को पकड़े हुए बोलता है, अगर ऐसा है तो दाव को जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा बनाऊंगा, ठीक है। और अगर कोई दाव नहीं है तो मैं उन्हें खुद बना लूंगा। मैं ना तो ईवल साइड से हूँ ना ही होली साइड से। और फिर डेक्स स्माइल करता हुआ बोलता है, तो क्या मैं अब शुरू करूं? मैं बस एक ट्रोल हूं। मैं उस क्रूर लीच को सजा दूंगा जिसने ये सब की शुरुआत करी है। और भाई साहब, ये चैप्टर कतई खतरनाक मोड़ पे खत्म हो गया है। आगे भाई लगता है काफी खतरनाक लड़ाई होने वाली है, पर गाइस ये चैप्टर इधर खत्म हो गया। चैप्टर 39 की शुरुआत में हमें मारून किंगडम की राजधानी में एक किले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग प्रिंस से बोल रहे थे, योर हाइनेस, ईवल फोर्स किले तक पहुंच गई है, हमें फैसला लेना ही होगा। प्रिंस उनकी बात सुनकर थोड़ा घबराते हुए बोलते हैं, तुम लोग चाहते क्या हो मुझसे? भले ही इंपीरियल फादर इस बात से सहमत हो, पर लेकिन तभी एक बंदा बहुत ज्यादा घबराते हुए चिल्लाते हुए प्रिंस से बोलता है, प्रिंस हमें जल्दी ही जल्द इंपीरियल कैपिटल से भाग जाना चाहिए। क्या सोचते हैं आप कि हमें होली एम्पायर भाग जाना चाहिए और किंग के शरीर को बचा लें, बाद में कैपिटल पर दोबारा कब्जा कर लेंगे? प्रिंस उनकी बात सुनकर घबराते हुए और चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम मुझे नागरिकों को पीछे छोड़कर भाग जाने के लिए कह रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि इंपीरियल फादर ये माफ करेंगे? लेकिन तभी एक आधा टकला बंदा अपने सर को झुकाए हुए बोलता है, मुझे माफ करना प्रिंस। और उसके साथ जो बंदा खड़ा था वह भी थोड़ा परेशान होता हुआ बोलता है, योर हाइनेस, बहुत सारे एडवेंचर किले की रक्षा कर रहे हैं। अगर वह उनके साथ हैं तो हम निश्चित रूप से फोर्स ऑफ ईवल को रोक सकते हैं। उसकी बात सुनकर प्रिंस खुश होता हुआ बोलता है, हाँ, ये एडवेंचर मरने पर भी वापस जिंदा हो जाएंगे अगर हम उन पर भरोसा करें और साथ मिलकर लड़े तो। लेकिन तभी अचानक से उसका पूरा किला हिलने लग जाता है, जिससे उधर खड़े सारे लोग घबराने लगते हैं। और तभी एक गार्ड उधर का गेट खोलता हुआ और चिल्लाता हुआ बोलता है, योर हाइनेस, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। प्रिंस की उसकी बात सुनकर पसीने छूटने लगते हैं और वो पूछता है, क्या हुआ है? गार्ड बोलता है, बाहर बाहर वहाँ अनगिनत दुश्मन है। और भाई बाहर हमारी ब्लैक मेज अपने अनडेड के साथ आ चुकी थी। और भाई गार्ड की बात सुनकर उस प्रिंस की गांड फट गई थी। उसके बाद हमें बीच हंट वाले क्वेस्ट को फिर से दिखाया जाता है, जिसमें होली साइड के जज करने वाले क्वेस्ट था वह 99% लगभग पूरा हो गया था, जिसे देखते हुए ब्लैक में सोचती है, ये स्थिति मेरी उम्मीद से भी ज्यादा बेकार हो गई है। इस रफ्तार से तो किंग तक पहुंचने से पहले ही 5 करोड़ लोग मारे जाएंगे और इस वजह से हम हार सकते हैं। क्या ये उन लोगों की वजह से हो रहा है जो डेथ पेनल्टी हट जाने के बाद बिना डर के ही लड़ाई में कूद पड़े थे? खैर ये तो समझ में आता है, क्योंकि कुछ लोग थे जो सिर्फ एक प्रीस्ट को मारने के लिए 1000 से भी ज्यादा बार मर गए थे। और फिर वह ब्लैक मेज बोलती है, हालांकि ये मेरी ताकत को टेस्ट करने के लिए एकदम परफेक्ट टाइम है। और फिर हमारी ब्लैक मेज और उसकी अनडेड की आर्मी उन सभी एडवेंचर के सामने आ जाती है और वह सारे एडवेंचर उन अनडेड को देखकर अपने हथियार हाथ में लेकर रेडी हो जाते हैं। और हमारी ब्लैक मेज स्माइल करती हुई बोलती है, क्या तुम तैयार हो आर्गेमर? और आर्गेमर बोलता है, मैं तो हमेशा से ही रेडी था। उसके बाद वह बोलती है डेथ फील्ड, जिससे वह सारे अनडेड आगे बढ़ने लगते हैं। और फिर वह और भी मैजिक स्पेल बोलती है, ए डार्क नाइट फेस्टिवल, दी विस्पर ऑफ डेड सोल, नेक्रोमेंसर, दी लॉगिंग ऑफ द डेड सोल, दी हेट्रेस ऑफ लाइफ। और वह ब्लैक मेज ऐसी ही स्पेल बोलती जा रही थी। लेकिन तभी लीच आर्गेमर ब्लैक मेज से बोलता है, इनक्रेडिबल कॉन्ट्रैक्टर, तुम मेरी ताकत का इतनी ज्यादा इस्तेमाल कर पा रही हो।
हम तो अब अकेले ही पूरी आर्मी के बराबर है। इसका मतलब है कि अब कोई अपोस्टल की ताकत की तुलना करने वाला व्यक्ति भी हमें नहीं हरा सकता। इसका मतलब है कि महज कुछ इंसानों की जो ये आर्मी वो भी हमें नहीं रोक सकती। और भाई वो सारे अंडर चलते हुए उन एडवेंचर के सामने आ जाते हैं, जिससे उनकी गांड फट जाती है। और फिर ब्लैक मैज बोलती है, ये सीज वार की शुरुआत है, अब फोर्स आगे बढ़ो। और फिर वह सारे अनडेड ब्लैक मैच की बात सुनते ही अटैक कर देते हैं, जिससे देखकर वह सारे एडवेंचर डर जाते हैं और डर के मारे बोलते हैं, ये इम्पॉसिबल है, हम उन सभी से कैसे लड़ सकते हैं, वह सभी हमारी गांड फाड़ देंगे, खासकर वह बड़ा वाला, वह साला मारेगा कम और उछालेगा ज्यादा। और भाई ये सब देखकर वह ब्लैक मैच बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। उसके बाद वह सभी अनडेड उन सभी एडवेंचर को मार देते हैं। उसके बाद हमें राजधानी के किले का सीन दिखाया जाता है, जिसका गेट खोलकर ब्लैक मेज अंदर जाने लगती है और राजगद्दी की तरफ चलती हुई सोचती है, कितना बेकार था, भले ही वह एनपीसी हो, पर शासक ने पीछे हटना सोचा और यहाँ से भाग गया। उन सैनिकों का जीवन बर्बाद हो गया जिन्होंने कासल गेट की रक्षा की थी। और फिर वह स्माइल करती हुई बोलती है, अगर शासक ही ऐसा हो तो वह शुरुआत से ही बेकार था। और फिर वह उस राजगद्दी के सामने खड़ी होकर और उस पर अपना हाथ रखती हुई बोलती है, अब से मैं। और जैसे ही वह उस राजगद्दी पर अपना हाथ रखती है, तभी बहुत सारी नोटिफिकेशन आने लगती है, जिसमें लिखा था, आपने मारून किंगडम का थ्रोन हासिल कर लिया है। मारून किंगडम का थ्रोन आपको अपना नया मालिक मानता है। आपने पूरी तरह से मारून किंगडम पर कब्जा कर लिया है। लिंक क्वेस्ट, ईवल साइड ने विच हंट की जीतने की कंडीशन को पूरा कर लिया है। ईवल साइड जीत गया है। ईवल साइड की डेथ पेनल्टी फिर से एक्टिवेट हो गई है। खेलते समय अब से आप सावधान रहे। आपको एक टाइटल मिला है। आपने ओनर ऑफ गोल्डन थ्रोन का टाइटल हासिल कर लिया है। आपने मारू किंगडम को अब पूरी तरह से हासिल कर लिया है। उसके बाद भाई हमारी ब्लैक में उस थ्रोन पर बैठ जाती है, वह भी बहुत ही मस्त पोज के साथ। भाई सच में बहुत ही मस्त लग रही थी। उसके बाद वह खुश होते हुए बोलती है, मैं कामयाब हो गई, मैंने कर दिखाया, मैंने इस गेम की इतिहास में पहली बार एक कंट्री को जीत लिया है। और फिर स्माइल करती हुई सोचती है, और अगर मैं मारू किंगडम की रूलर बन गई हूँ तो मैं अब से कितना पैसा कमा सकती हूँ। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले मुझे ट्रेजरी रूम को ढूंढना चाहिए। चलो सबसे पहले इस कासल की ट्रेजरी रूम को ढूंढते हैं। मैं हर किसी से टैक्स लूंगी और बाद में दूसरे कंट्री को भी खत्म कर दूंगी और उन पे कब्जा कर लूंगी। और क्या अब उनकी गांड भी मारेगी क्या? लेकिन तभी उसे किसी की आवाज आती है और वह बंदा अब बोलता है, अब बताओ तुम्हें रूलर बन के कैसा लग रहा है? क्या अब तुम खुश हो? और हमारी ब्लैक मैच वो आवाज सुनकर चौंक जाती है और उधर गेट पर डेक्स खड़ा होता है, वो भी होली स्वॉर्ड के साथ, वो भी ये बहुत ही मस्त स्टाइल में। और डेक्स उन सभी अनडेड को मार दिया था जो गेट के बाहर खड़े थे। और ये देखकर ब्लैक मैच चौंकती हुई बोलती है, कौन हो तुम? लेकिन डेक्स तो कुछ नहीं बोलता, वह स्माइल करता है। डेक्स भी भाई यही सोच रहा होगा, जिसकी मारने ही वाला हूं तो उसे मैं क्या ही बताऊं। लेकिन तभी हमारी ब्लैक मैच अपने कर्स एरोस्पेस से अटैक कर देती है और अटैक करती हुई बोलती है, जो मेरी आर्मी एंट्रेस पर थी उनका क्या हुआ? क्या तुमने उन्हें खत्म कर दिया? और जो कर्स एरो अटैक था वह सीधा डेक्स की तरफ आ रहा था, लेकिन डेक्स तो स्माइल करता हुआ और एक स्पेल बोलता है, एडलाइन फुटस्टेप। और जैसे ही वह अटैक डेक्स को पड़ने वाला था, तभी डेक्स जंप करके हवा में चला जाता है। और उसे ऐसे जंप करके उसके अटैक से बचता देखकर वह ब्लैक मैच गुस्सा करती, सोचती ये कौन है? मैंने इसे कभी रैंकिंग लिस्ट में पहले कभी नहीं देखा। लेकिन उसकी वो स्पीड और उसकी वो स्किल और उससे भी सबसे ऊपर उसका वो एक्सप्रेशन, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। वह ब्लैक मेज ये सब सोच रही थी, लेकिन डेक्स तो जंप मारने के बाद स्पाइडरमैन की तरह दीवार से चिपक जाता है और ब्लैक मेज से बोलता है, तुमने अब तक बहुत मजे कर लिए है ना? और फिर डेक्स हंसता हुआ बोलता है, क्योंकि तुमने बैलेंस बिगाड़ने इतनी पावर को हासिल कर लिया है और साथ में एक कंट्री पर कब्जा कर लिया है, तुम्हें अब संतुष्ट हो जाना चाहिए। तुमने हिडन क्लास भी कमा लिया है। अगर तुम यहाँ से और ज्यादा लेने की कोशिश करोगी तो तुम लालच में मर सकती हो। लेकिन वह ब्लैक मैच डेक्स की बातें सुनकर चौंक जाती है और पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला? तुम कौन हो? लेकिन डेक्स तो स्माइल करता हुआ बोलता है, क्या मैं कौन हूँ? और हवा में जंप मारकर उस पर अटैक कर देता है और बोलता है, मैं एक लोन देने वाला सार्ग हूँ। मैंने जो पावर तुम्हें उधार दी थी मैं उसे वापस लेने आया हूँ। और उसकी तलवार से जो होली पावर निकल रही थी उसे देखकर लीच आर्गेमर घबराता हुआ बोलता है, ये कैसी बकवास पावर है? ये होली पावर बहुत ज्यादा अजीब लग रही। नहीं, ये नहीं हो सकता वह तलवार। और तभी उसे बहुत सारी नोटिफिकेशन आने लगती जिसमें लिखा था, एक महान होलीनेस ने खिलाड़ी को बांध दिया है। दी एंड ऑफ इटर्निटी ने खिलाड़ी को ट्रायल के टारगेट के रूप में चुना है। स्टेटस एबनॉर्मल एब्सोल्यूट डेथ को अब पूरी तरह से खराब करना शुरू कर दिया है। लीच आर्गेमर की आत्मा को बहुत बड़ा झटका लग रहा है। और ब्लैक मैज उन सभी नोटिफिकेशन को देखकर हैरान होती, बोलती, ये सब क्या हो रहा है?
और उसने डेक्स के अटैक को भी बड़ी मुश्किल से रोक दिया था। लेकिन डेक्स पागलों की तरह हंसता हुआ बोलता है, ठीक है, अब से तुमने जो भी हंसी मजाक किया था वह सब अब खत्म हो गया, क्योंकि अब से तुम्हारा पापा आ गया है तुम्हारी मानने के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? पापा इज कमिंग, पापा की परी। और भाई लोग, अभी तो ये चैप्टर खत्म हो गया है और आगे के चैप्टर में पता चलेगा कि आगे क्या होगा। बाय गाइस। चैप्टर 40 की शुरुआत उधर से ही होती है जिधर डेक्स ने हमारी ब्लैक मेज पर अटैक कर दिया था, पर ब्लैक मेज ने जैसे तैसे उस अटैक को रोक दिया था। और फिर डेक्स बोलता है, चूंकि मैं इतनी पास से अटैक कर रहा हूँ तुम अपनी स्किल को सही से इस्तेमाल नहीं कर पाओगी। मैंने नेक्रोमेंसर में जो चेंज ना करने का जो मेरा फैसला था वो एकदम सही फैसला था। लेकिन हमारी ब्लैक मेज बोलती है, मुझे मत हंसाओ, समझे ना, मैं रैंक नंबर 1 हूँ और मुझे डीमन किंग शैतान ने चुना है। तुम जैसे तो कोई मुझे हरा ही नहीं सकता, ना ही रोक सकता है। तुम लोग तो सिर्फ मेरे सामने सिर्फ एक मजाक हो। और भी वह एक मैजिक अटैक यूज करती है जिससे बहुत सारी पर्पल कलर की रोशनी निकलने लगती है, जिससे बचने के लिए डेक्स जंप करके पीछे हट जाता है। और फिर डेक्स डीमन किंग से बोलता है, तुमने सुना क्या कह रही है 10? वह तो तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है। लेकिन डीमन किंग बोलता है, तुम्हें पता है ना कि मुझे उसकी बातों से कुछ भी लेना देना नहीं है, वो क्या कह रही है क्या करती है मुझे नहीं पता। लेकिन उधर लीच आर्ग्यूमेंट की तो फट गई थी और वह सोच रहा था, ये समझ में नहीं आ रहा, वह तलवार जिसने मुझे पहले मारा था, दी एंड ऑफ इटर्निटी, क्या आर्केडिया में उस हथियार को दोबारा दिखना ये बताता है कि हेवन खुद इसमें दखल दे रहा है? मैं अब समझ गया, इसलिए लॉर्ड शैतान बोल रहे थे अगर मैंने कुछ गड़बड़ किया तो कोई उनसे भी बुरा डीमन मेरी मान लेगा, तो उनका मतलब ये था। और फिर लीच आर्ग्यूमेंट डरता हुआ ब्लैक मेज से बोलता है, भागो, चाहे कुछ भी हो जाए, भागो यहाँ से, हम उसका सामना नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्टर। लेकिन ब्लैक मेज उससे बोलती है, क्या क्या कह रहे हो तुम आर्गेमर? तुमने तो कहा था कि सिर्फ अपोस्टल के लेवल का कोई व्यक्ति ही हमें हरा सकता है। हमने अभी तक तो ठीक से लड़ाई भी नहीं लड़ी। लेकिन तभी डेक्स अपने स्किल का यूज करता है, एडलाइन फुल स्टेप, और जंप करके हवा में पहुंच जाता है ठीक ब्लैक मेज के सर के ऊपर। और ब्लैक मेज डेक्स को हवा में देखकर और अपना एक स्पेल बोलती है, दैट फील्ड समन। और जैसे ही वह ये स्पेल बोलती है उधर बहुत सारे अनडेड समन हो जाते हैं। यार जब ये सब अनडेड समन हुए थे तब मुझे तो कुछ छोटे छोटे और एक बड़ा अनडेड दिखा था, लेकिन जब डेक्स की तरफ से दिखाया जाता है तब भाई साहब डेक्स के सामने 3 बड़े अनडेड और कुछ छोटे अनडेड दिखाई देते हैं, जिसे डेक्स देखकर हंसता हुआ बोलता है, मैं चीजों को आसानी से खत्म करना चाहता था लेकिन तुम मेरी इसमें मदद नहीं कर रही हो। और फिर डेक्स अपनी तलवार को और टाइट से पकड़ता हुआ अपनी स्किल का यूज करता है, एक्टिवेट डिवाइन अथॉरिटी, दी स्वॉर्ड ऑफ मोर्टेलिटी। और इस स्पेल का यूज करने से डेक्स की तलवार का अटैक पावर 80% तक बढ़ जाती है, और वो भी ईवल पावर यूज करने वाले लोगों के खिलाफ। और जिनके पास ईवल एट्रीब्यूट है उनके पास अब कोई डिफेंस पावर या मैजिक रेजिस्टेंस नहीं काम करेगा। और फिर डेक्स अपनी तलवार लेकर उन अनडेड के ऊपर कूद जाता है और फिर अपनी पावर के साथ उन पर अटैक कर देता है, और वह सभी अनडेड डेक्स के एक ही अटैक से ढेर हो जाते हैं। और फिर डेक्स डायरेक्ट ही ब्लैक मेज पर अटैक कर देता है और ब्लैक मेज अपने आप को बड़ी मुश्किल से उस अटैक से किसी तरह से शील्ड बनाकर खुद को बचाने की कोशिश करती है। और वो उस तलवार को देखती हुई सोचने लगती है, ये समझ में नहीं आ रहा, तुम कह रहे हो कि ये मुमकिन भी हो सकता है? सिर्फ तलवार की रोशनी ने अकेले ही उस हाई रैंक अनडेड को खत्म कर दिया। और फिर अपने आप को डेक्स के अटैक से बचाती हुई और डेक्स से पूछती है, ये कैसी तलवार है और ये तलवार तुम्हें कहाँ से मिली? लेकिन डेक्स तो हंसता हुआ बोलता है, ये मुझे लगता है कि ये एक होली स्वॉर्ड है और मुझे खुद भी ठीक से नहीं पता, मैंने तो बस इसे किसी से उधार लिया है। डेक्स की बात सुनकर ब्लैक में चौंक जाती है और बोलती है, तुमने इसे उधार लिया, किससे? और डेक्स बोलता है, बस एक डरावने इंसान से जो डीमन की लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। और डेक्स के उस अटैक से पूरा किला ही हिलने लगता है और डेक्स और ब्लैक में दोनों ही उस किले की छत फाड़कर हवा में उड़ जाते हैं, जिसे देखकर उधर बाहर लड़ रहे प्लेयर चौंक जाते हैं और उनको देखते हुए बोलते, कुछ तो अभी किले से बाहर आया, क्या वह किसी प्लेन ने किया है क्या? पर वह क्या है? क्या कोई उधर बाइक रेस खेल रहा है क्या? लेकिन तभी एक बंदा जो ईवल साइड का था खुश होता हुआ बोलता है, अरे उधर देखो, वह ब्लैक मेज फ्लेम ड्रैगन ऑफ डार्कनेस है। लेकिन तभी वह चौंकता हुआ और डेक्स को देखता हुआ बोलता है, रुको, लेकिन वह किसका सामना कर रही है? और ब्लैक मेज हवा में ही उड़ती हुई एक मैजिक स्पेल बोलती है, हाई डीमन समन, और एक डीमन समन होता है जो दिखने में बहुत ही खतरनाक लग रहा था। वैसे गाइस डेक्स ने भी एक बार इसे समन किया था, अगर आप सबको याद हो तो एक होली नाइट को मारने के लिए डेक्स उस हाई डीमन को देखकर एक स्पेल यूज करता है, साइलेंस ऑफ द शैडो,
जिसे उस हाई डीमन को कुछ होने लगता है और फिर ब्लैक मैज को कुछ नोटिफिकेशन आने लगता है जिसमें लिखा था आपका समन किया गया क्रीचर डेथ नाइट अब हमेशा के लिए आराम करेगा। इंटरनल रेस्ट के इफेक्ट कारण उन्हें दोबारा समन करना इम्पॉसिबल है। उस नोटिफिकेशन को देखकर ब्लैक मैज गिरती हुई सोचने लगती रीसमनिंग इम्पॉसिबल है, क्या ये उस हथियार की एबिलिटी है? लेकिन तभी वह हवा में ही अपनी पावर को फिर से यूज करती हुई बोलती है मुझे कम मत समझना, समझे? मेरे पास बहुत सारे समनिंग क्रीचर है, मैं सिर्फ संख्या से ही तुम्हारा सामना कर सकती हूँ। और फिर वह डेक्स के सामने कुछ स्केलेटन वॉरियर को समन करती है, लेकिन फिर डेक्स उन अनडेड को देखता हुआ और खुश होता हुआ बोलता है मुझे माफ करना, लेकिन जो ये मेरा स्किल था ये लगातार चलने वाला स्किल है। और फिर उन स्केलेटन वॉरियर को भी कुछ होने लगता है और फिर से सेम नोटिफिकेशन ब्लैक मैज को आने लगती है और उसमें लिखा होता है आपका समनिंग क्रीचर स्केलेटन वॉरियर अब हमेशा के लिए आराम करेगा। इंटरनल रेस्ट के इफेक्ट के कारण उन्हें दोबारा समन करना इम्पॉसिबल है। जिसे देखती ब्लैक मैज सोच रही थी हो ही नहीं सकता, क्या ये समनिंग मेन्यू को सील करता है? ये सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग एनिमी नहीं है बल्कि ये मेरा प्राकृतिक दुश्मन भी है। ब्लैक मैज ये सब सोच रही थी, लेकिन डेक्स तो अपनी तलवार को लिए हुए ब्लैक मैज के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आ जाता है और डेक्स बोलता है ठीक है तो अब तुम्हें खत्म करने का समय आ गया है, अगर अब तुम ओयो चलने के लिए रेडी भी हो जाओ तो भी मैं नहीं मानूंगा। और वह ब्लैक मैज डेक्स को अचानक उसके ऊपर तलवार लेकर आ जाने से बहुत ज्यादा चौंक जाती है और तभी उसे कुछ नोटिफिकेशन आने लगता है जिसमें लिखा था लीच आर्ग्यूमेंट डर के मारे कांप रहा है। वह कॉन्ट्रैक्टर को तुरंत भागने की सलाह देता है, पर तभी डेक्स अपने एक स्किल का यूज करता है मोर्टल जजमेंट और वो अपने तलवार से ब्लैक मैज पर अटैक कर देता है और डेक्स का वह अटैक डायरेक्ट ब्लैक मैज को लगता है जिससे वह दर्द में चिल्लाने लगती है और वह अटैक लीच आर्गेमर की सोल को भी लगता है जिससे उसकी सोल को भी बहुत ज्यादा दर्द होता है। और फिर हमें उस किले के छत का सीन दिखाया जाता है जहां पर ब्लैक मैज डेक्स के सामने अपने पैरों के बल झुकी होती है और बोल रही आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? और ब्लैक मैज को इस समय बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और वो उठने की कोशिश करती हुई बोलती है बीच हंट क्वेस्ट तो पहले ही खत्म हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है जिससे तुम्हें ये सब करने से फायदा होगा। लेकिन डेक्स तो स्माइल करता हुआ बोलता है मैंने जानबूझकर इतनी देर तक इंतजार किया था ताकि जब इवल साइड की जीत के साथ ये क्वेस्ट खत्म हो जाए और फिर मैंने जैसे सोचा था मेरे फाइनल पजल का पीस के फिट होने के लिए तुम्हारा मारून किंगडम पर कब्जा करने के बाद मरना जरूरी है। खैर मुझसे ज्यादा नफरत मत करना क्योंकि तुम्हारी मौत से होली साइड और इवल साइड दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होंगे। और फिर डेक्स अपनी तलवार उसके ऊपर तान देता है, पर भाई मुझे तो ब्लैक मैज का रिएक्शन ही समझ नहीं आ रहा था, ना ही डर ना ही गुस्सा। अगर भाई तुम लोगों को समझ आता तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना। लेकिन इसके उल्टा लीच आर्गेमर बहुत ज्यादा चौंका हुआ था और बोल रहा था रुको तुम वही हो जिसने पहले मेरी ताकत को उधार लिया था। पर डेक्स तो अपनी तलवार के अटैक से ब्लैक मैज और लीच आर्गेमर दोनों को ही मार देता है और लीच आर्गेमर मरते हुए चिल्ला रहा था मैं अभी कैसे मर सकता हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और मैं तो अपना बदला भी नहीं ले पाया हूँ। और फिर लीच आर्गेमर का जो एसेंस होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर डेक्स को एक टाइटल मिलता है नोबल जज का। और फिर डेक्स अपनी तलवार को पकड़े हुए और मरती हुई ब्लैक मैज से बोलता है खैर ज्यादा गलत मत महसूस करना क्योंकि लड़ाई शुरू होने से पहले ही मैच का फैसला हो गया था क्योंकि तुम अपनी पावर के नशे में एकदम चूर हो गई थी और फिर हमारी ब्लैक मैज सोच रही थी मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा, मैं सच में हार गई। और फिर स्माइल करती हुई बोलती है हालांकि ये फिर भी काफी मजेदार था। और फिर वह मरकर गायब हो जाती और फिर डेक्स के हाथ में जो होली स्वॉर्ड होता दी एंड ऑफ इटर्निटी वो भी गायब होने लगता है और डेक्स बोलता है आखिरकार ये खत्म हो गया। और तभी डेक्स को और भी कुछ नोटिफिकेशन आने लगता है जिसमें लिखा था लीच आर्गेमर अब हमेशा के लिए आराम करेगा। लिंक क्वेस्ट होली साइड ने बीच हंट के जीतने की कंडीशन को पूरा कर लिया है। और डेक्स इन नोटिफिकेशन को देखकर खुश हो रहा था और फिर हंसता हुआ बोलता है ठीक है चलो देखते हैं तुम ऐसी अस्पष्ट सिचुएशन में निष्कर्ष कैसे निकालोगे आर्केडिया। चैप्टर के एंड में हमें एक नोटिफिकेशन पॉपअप होते दिखाया जाता है जिसमें लिखा था एक विरोध हुआ है, बोथ मतलब दोनों साइड ने जीतने की कंडीशन को पूरा कर लिया। और गाइस ये चैप्टर एक खतरनाक फाइट के खत्म होने के साथ और एक नोटिफिकेशन को देता हुआ एंड हो गया। बाय गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।